Friends, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good, Good evening, sir. good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम पी ब्लॉक कर रहे थे। पी ब्लॉक में तीन चीजें रह गई थी आपकी। एक मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक सिलिकेट्स थे, सिलिकॉन्स थे, एंड एक मैंने बताया था ट्राई सिलाइल एमीन, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना था। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ आपका सिलिकॉन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सिलिकेट्स। फर्स्ट जो है हम सिलिकेट्स कर रहे हैं। और सिलिकेट्स क्या होते हैं कि सिलिकेट्स में एक्चुअली इनका जो यूनिट्स होता है, कोई भी सिलिकेट्स होता है तो उसमें एस आई ओ के बीच बॉन्ड होता है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जैसे सिलिकन है, सिलिकन के आगे देखते हो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के आगे सल्फर होता है पीरियोडिक टेबल में, देन क्लोरीन होता है ना बेटा, क्लोरीन। एंड यू नो सिलिकन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोरस बनाएगा, सल्फर बनाएगा। तो ऑक्सीजन का साइज तो इक्वल है बेटा सभी में। लेकिन इनके साइज में क्या होगा, जब आप इधर चलते जाते हैं तो इनका साइज धीरे धीरे साइज जो होता है वो आपका डिक्रीज होता चला जाता है। Decrease. साइज जो है आपका इसमें डिक्रीज होता चला जाता है। तो साइज अगर आपका डिक्रीज होता चला जाता है तो इससे क्या होता है कि जितना साइज बराबर का होगा उतनी पाई बॉन्डिंग तो ज्यादा होती है बेटा। जैसे जैसे इससे इधर जाओगे तो इनके साइज कंपेरेबल होते जाएंगे इधर वालों के ऑक्सीजन के साथ। भाई ऑक्सीजन का तो फिक्स पड़ा है ना साइज। इधर से इधर जाओगे, इनके साइज क्या होते जाएंगे, कंपेरेबल। तो पाई बॉन्ड बनाने का जो पावर होगा, जो साइज होगा, साइज ऑफ, बोल सकते हो इधर से इधर जा रहे हो तो साइज ऑफ जो ऊपर वाले पार्ट है, साइज ऑफ नॉन ऑक्सीजन एटम, उसका क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन ऑक्सीजन एटम का साइज डिक्रीज होगा। अगर बेटा साइज डिक्रीज होगा तो ओ के साथ पाई बॉन्ड बनाने का पावर, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी विद ऑक्सीजन, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इसलिए आप देखोगे सल्फर और ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड नहीं बनता इतना इजीली जितना किसके अंदर बनता है आपका, सीएल और ओ के अंदर बनेगा। Oxygen. सीएल और क्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर बनेगा। तो वही पॉइंट कह रहे हैं कि हम जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे तो साइज जो है वो छोटा होता जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पाई नहीं बनाता, तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। और सिंगल बॉन्ड बनाता है, दैट्स वाई सिलिकॉन हमेशा जो है सिलिकेट्स के अंदर, सिलिकेट्स के अंदर जो आपका सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रल यूनिट sp3 यूनिट बनाता है। तो सिलिकेट्स वो होते हैं जो SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट है, SiO4 फोर नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट बनाते हैं, अपने अंदर रखते हैं, उसको हम सिलिकेट्स बोलते हैं। और एक टेट्राहेड्रल यूनिट को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, जैसे सिलिकॉन हो गया आपके पास SiO4, सपोज 4 नेगेटिव है, इसको तो ऐसे ही बनाओगे ना टेट्राहेड्रल बनेगा। तो सिलिकॉन और सिलिकॉन है आपके पास, और 4 टेट्राहेड्रल, ऐसे जैसे आप CH4 के अंदर बनाते हैं, ऐसे ही बॉन्ड बनाओगे ना बेटा, ऐसे बनाओगे। तो ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। इसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल यूनिट है। अब ये टेट्राहेड्रल यूनिट क्या हो सकते हैं, आपस में अटैच हो सकते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, अटैच हो सकते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ना दिखा करके, दिखाने का एक तरीका है, ये समझना आपको जरूरी है कि ये आपका तरीका ये होगा कि जैसे आप इसको दिखाना चाहते हो टेट्राहेड्रल, तो ऐसे देखो 1 2 3 ऑक्सीजन दिखा, और एक ऑक्सीजन ऐसे सपोज ऊपर की साइड ऊपर उठा करके रखना है, यहाँ तो दिखेगा नहीं ऊपर उठा करके। तो आपका ये टेट्राहेड्रल यूनिट को आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तीन प्लेन के अंदर बताने ऑक्सीजन, एक आपका अबोध प्लेन आपकी आईज के पास हो, और उन सब के सेंटर पॉइंट पर एक छोटा जो है वो सिलिकॉन दिखा देना। ये जो व्हाइट दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये सिलिकॉन हो गया, और बाकी ये वाले जो है सर्किल है ये एक्चुअली क्या हो गए आपके, ऑक्सीजन हो गए। तो Oxygen. टेट्राहेड्रल यूनिट को ऐसे दिखाते हैं, और टेट्राहेड्रल यूनिट में ऐसे सिलिकेट यूनिट्स जो होते हैं वो आपस में अटैच होकर के डिफरेंट टाइप की सिलिकेट बनाते हैं। सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रल यूनिट
हाइब्रिडाइज यूनिट बनाता है SiO4 और टेट्राहेड्रल यूनिट बनाता है, उस टेट्राहेड्रल यूनिट को आप represent कर सकते हो। एक तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल जैसा आप बनाते हो तो वैसे ही बनाओगे, और एक टेट्राहेड्रल ट्रायंगल बना दो, एक ऑक्सीजन ऊपर की साइड रख दो तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, उसके सेंटर पर जो होगा वो सिलिकॉन। अब क्या होगा कि डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स, टाइप्स ऑफ सिलिकेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट है आपका। जब सिलिकेट्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट है हमारे पास। जैसे ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है बेटा सिंगल। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, बेसिक नॉलेज में पढ़ोगे, जब सिंगल अकेला कोई यूनिट होता है तो उसको ऑर्थो बोलते हैं। तो होता है तो उसके लिए पायरो यूज करते हैं, बेसिक नॉलेज है। तो ऑर्थोसिलिकेट, अगर कोई ऑर्थोसिलिकेट है तो ऑर्थोसिलिकेट का देखो सिंगल यूनिट बनेगा, ऐसा ही बनेगा अभी जैसा बनाया था, और इसका यूनिट जो बनाओगे वो ऐसे बन जाएगा SiO4 4 नेगेटिव। चार्ज कभी भी आपको निकालना हो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे SiO4, सिलिकॉन का क्लियर कट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, सिलिकॉन सारे कंपाउंड +4 में बनाता है ना बेटा, Yes. +4। और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, जनरल ऑक्सीजन है तो -2 तो 4 -2. इज इक्वल टू चार्ज कितना आ जाएगा, +4 और -8 -4 माइनस। ये रीजन होता है कि सिलिकॉन के ऊपर 4 नेगेटिव। ऐसे क्या एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल है जैसे अमेरिकन डायमंड होता है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज करते हैं हम। अमेरिकन डायमंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी में यूज करते हैं, जिरकन बोलते हैं, जिरकन इसको, ZIRCON, जिरकन। तो जिरकन क्या है, ये ऑर्थोसिलिकेट का एग्जांपल है। ZR जिरकन का SiO4 सिलिकेट, Zn SiO4 जिसमें जिरकोनियम, ZR+4 अलग हो जाएगा, सिलिकेट से मीटर अलग हो जाएगा, इसी को ऑर्थो सिलिकेट, तो ऑर्थो सिलिकेट के नंबर पर जिरकन। क्लियर? यस सर। रन करते जाओ बेटा, फिर आगे बढ़ता जाता हूँ मैं। ये आपका ऑर्थो सिलिकेट, इसमें ये सिंगल सिलिकेट यूनिट होगा जिसका फार्मूला होगा SiO4 4 नेगेटिव। को बैलेंस करने के लिए जिसका भी बनाना है, जैसे अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है ZR SiO4। आपसे पूछेगा जिरकन का कैटेगरी, उस टाइप को सिलिकेट्स आर प्रेजेंट इन जिरकन, तो आप आंसर दोगे ऑर्थो सिलिकेट। क्लियर बेटा? चले आगे। ये काफी कैलकुलेटिव है टॉपिक, तो इसमें आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। जहाँ कैलकुलेशंस आती है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे इनऑर्गेनिक कोई हो। नेक्स्ट देखो ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट के बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है पायरोसिलिकेट। पायरो, पायरो का मतलब अभी मैंने बताया था बेटा, पायरो वर्ड का मतलब क्या होता है, टू। पायरो मतलब सपोज आपके पास 2 सिलिकेट्स यूनिट्स आ जाते हैं तो पायरोसिलिकेट्स बोलते हैं। पायरोसिलिकेट्स भी बोल देते हैं इसको, डाई सिलिकेट्स भी, देखो 2 का कोई डाई होता है तो हम डाई सिलिकेट्स भी बोल सकते हैं। पायरोसिलिकेट्स या डाई सिलिकेट्स, आइलैंड सिलिकेट, डिफरेंट टाइप ऑफ, तो एक नाम और भी दे सकते हैं आइलैंड, जैसे बोल देते हैं आइलैंड सिलिकेट्स। कोई भी सिलिकेट्स यूनिट होगी जो आपस में अटैच होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है कि अटैच हमेशा एजेस से नहीं होंगे, ये एजेस है, ये एज है और ये कॉर्नर है। जब भी अटैच होंगे तो ये कॉर्नर से होंगे, ऑक्सीजन जो होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये कॉर्नर है, तो जो भी आपकी यूनिट्स हैं वो कॉर्नर के थ्रू अटैच होती है। व्हेन वन कॉर्नर ऑक्सीजन एटम ऑफ tetrahedral unit SiO4 shared with adjacent unit then form is known as pyroसिलिकेट। 2 यूनिट, अब 2 यूनिट को देखो बनाने के 2 तरीके हैं बेटा। एक तो ऐसे ही बना दो आप, जो सिंपली आपने टेट्राहेड्रल जैसा बनाते हो, सिलिकॉन O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, ये वाला ऑक्सीजन शेयर कर दो दोनों के साथ, फिर सिलिकॉन O नेगेटिव O नेगेटिव, जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, Si2, ऑप्शन काउंट कर लो, O6 O7, 1 2 3 इस साइड में, 3 साइड में, 1 मिनट।
अब देखो Si2O7 आपको चार्ज निकालना है तो निकालो। एक सिलिकॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? एक सिलिकॉन का चार्ज +4. +4. दो का कितना हो जाएगा? +8। चार्ज कितना होता है एक ऑक्सीजन का? -2 -14। तो नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा? +8 और -6. -6. ऊपर आ जाएगा -6। इसलिए डाई सिलिकेट्स का फार्मूला जो लिखोगे Si2O7 6 नेगेटिव, Si2O7 6 नेगेटिव। अगर आपने सिंगल यूनिट बनाना है तो सिंगल यूनिट भी बना सकते हो। सिंगल यूनिट ऐसे लिखोगे, Si2 की बजाय आधा कर दो, वो भी आधा कर दो, Si2 7/2, 2 कर दो, फिर तो 3 नेगेटिव आएगा। Si2O7 6 नेगेटिव। ये पायरोसिलिकेट का एग्जाम्पल। ज्यादातर इस तरह पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप एक आधा एग्जाम्पल जो है इसी आप याद करते जाओ। तो पायरोसिलिकेट का एग्जाम्पल है, जैसे ये आप देखोगे पायरोसिलिकेट में अगर हम जिंक का पायरोसिलिकेट बना दें Zn3, तो अगर आपको Si2O7 6 नेगेटिव है, Z एक जिंक का चार्ज +2 होता है तो 3 जिंक दे दो, Zn3 Si2O7 इसको हेमीमोर्फाइड मोर्फाइड, जैसे उसमें जिरकन बोला था आपने, हेमीमोर्फाइड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि यू नीड टू लर्न डाइसिलिकेट्स जो है, फार्मूला ऑफ डाइसिलिकेट्स, एंड इन व्हिच टू सिलिकेट्स यूनिट्स आर अटैच्ड विद द ऑक्सीजन, अटैच्ड विद द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यूनिट्स भी आपको अटैच करनी है। टेट्राहेड्रल सिलिकेट यूनिट्स are linked to corner, कॉर्नर से करना है, नॉट एजेस। एजेस से नहीं जोड़ना उनको, कॉर्नर से आपने जोड़ना। तो आप सिंपली ऐसे भी तो बना सकते हो बेटा, एक टेट्राहेड्रल यूनिट ऐसे भी तो बनाया था आपने, इसे इजी करने के लिए एक ऐसा यूनिट बनाया था आपने। एक यूनिट ये हो गया और सेंटर पॉइंट सिलिकॉन था, एक यूनिट और अटैच करना, एक यूनिट और अटैच करना, यूनिट कहीं से अटैच करना, कॉर्नर करना अटैच। ये हो जाएगा, ये दूसरा यूनिट पायरोसिलिकेट का, ये भी बना सकते हो। इसमें देखो जो बीच वाला ऑक्सीजन आ गया, जो बीच में शेयर होगा उस पर तो चार्ज आएगा नहीं, बाकी तीनों पे आएगा, तो ऐसे भी चार्ज दे सकते हो। भी चार्ज आएगा, जिन पे चार्ज होता है ऑक्सीजन पे वो शेयर नहीं होता, जिसमें चार्ज नहीं होता है वो शेयर होता है। इसका मतलब पायरोसिलिकेट या डाइसिलिकेट में कितनी ऑक्सीजन शेयर होती है? कितना ऑक्सीजन शेयर है बेटा? देखो 1 ऑक्सीजन शेयर्ड। 1 शेयर्ड मतलब 2 केस से दो। एक अब आपको एक दूसरा तरीका कैलकुलेशन से कैसे भी पूछ सकता है, तो आप देखो दूसरा तरीका, अगर सपोज आपको यहाँ पर एक सिलिकॉन का फार्मूला निकालना है, यूनिट निकालना है, आपसे पूछा जाए पायरोसिलिकेट्स का सिंगल यूनिट कितना आएगा, तो देखो बीच वाला सिलिकॉन एक कंप्लीट, एक सिलिकॉन तो कंप्लीट है। ऑक्सीजन देखो कितना होगा, ये कंप्लीट 1 1 1 इसी यूनिट का, लेकिन ये शेयर्ड वाला है तो एक यूनिट का तो हाफ ही मिलेगा ना, एक यूनिट को हाफ मिलेगा तो कितने ऑक्सीजन हो गए देखो, 1 2 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट करने में कितना Yes. ऑक्सीजन, 1 2 3 और हाफ मतलब 3.5 या 3.5, 3.5। चार्ज देखो, चार्ज में इस वाले ऑक्सीजन का चार्ज तो आएगा नहीं, इन तीनों की चार्ज Yes. 3 नेगेटिव। सिंगल यूनिट का फार्मूला पूछेगा SiO 3.5 3 नेगेटिव। आपको अगर पूरा सिलिकेट बनाना है तो उसका अपने आप वही कैलकुलेशन दोबारा आ जाएगी, 3.5 3 नेगेटिव इंटू 2, दो यूनिट है आपके पास। पायरोसिलिकेट में फार्मूला बन गया ना, देखो Si2O7 चार्ज भी है। डायग्राम पूछ के भी आपसे पूछ सकता है फार्मूला, या कैटेगरी बोल के आपसे पूछ सकता है कि पायरोसिलिकेट क्या है, और वाइस वर्सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर? Yes. Yes. सपोज आपको पायरोसिलिकेट्स के बाद वो कहता है कि आपको साइक्लिक सिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट मतलब टेट्राहेड्रल यूनिट एक साइकिल के फॉर्म में अटैच है। साइक्लिक सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट देखो मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ, फिर क्वेश्चनिंग करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो बनने के बाद तो याद नहीं होगा, लेकिन बनाना आएगा तब आप बना लोगे। साइक्लिक सिलिकेट में काम करो आप, तो आपको बनाना है साइक्लिक, सीख जाओगे ना फिर तो बहुत इजी है। साइक्लिक सिलिकेट का मतलब आपको साइकिल बनाना है,
तो साइकिल में हमें क्या है कि हमें 3 यूनिट ऐसे अटैच कर देते हैं। एक यूनिट ये अटैच हो गया और फिर हम दूसरा यूनिट अटैच कर देते हैं यहाँ पर, ऐसे करके साइकिल बनाते हैं। फिर तीसरा यूनिट अटैच कर देते हैं यहाँ पर, तो ये यूनिट हो गया आपका। इस टाइप से आप 1 2 3, अब साइकिल बनाना है तो ऊपर की तरफ से भी जा सकते हैं ना, आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। आप पूरा साइकिल तो दोनों तरीके, एक तो आप ऐसे साइकिल बना सकते हो, देखो ऐसे भी बना सकते हो, है ना, ये भी साइकिल ही है। लेकिन आप साइकिल छोटा भी बना सकते हो, कैसे, कॉर्नर ही तो शेयर करने हैं, ये और छोटा साइकिल ये भी तो बन सकता है ना। अब इसको बनाओ, आप कैसे बनाओगे, देखो ऐसे ही तो है ये, 1 2 3, एक यहाँ पर बीच में सिलिकॉन अटैच करो, एक यूनिट, दूसरा यूनिट बनाओ ये वाला, तीसरा यूनिट बनाओ ये वाला, और इस एक अंदर सेंटर पॉइंट पे यू। तो साइक्लिक भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ऊपर वाले भी बना सकते हो, कैसे मर्जी बनाओ। ये भी साइकिल है, ये थोड़ा बड़ा साइकिल हो गया, इसमें 3 यूनिट से बनाया मैंने, ऊपर वाले में 4 यूनिट से 6 यूनिट से बनाया। बट अल्टीमेटली क्या है कि जो भी यूनिट बनाओगे, चाहे ऊपर वाला बनाओ, ये टेस्ट तो ऐसे ही करोगे ना, बनाते रहो इसमें, ऐसे बनाते रहो। तो अब मुझे सपोज एक इसका सिंपलेस्ट यूनिट निकालना है, तो सिंपलेस्ट यूनिट क्या करूंगा मैं, एक बार करूंगा। तो सिलिकेट यूनिट में पहला पॉइंट ये है कि सिलिकेट यूनिट में कितना ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहा है, कितना ऑक्सीजन आपका शेयर्ड हो रहा है सिलिकेट यूनिट में, सिलिकेट यूनिट में जो ऑक्सीजन आपका शेयर्ड हो रहा है। तो अब वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर मैं सिर्फ ये वाली करूँ, इस स्ट्रक्चर को बोलता हूँ, तो इस स्ट्रक्चर में तो आप देखोगे कि 3 टोटल जो है, टोटल 9 है, इसमें से 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है ये वाली स्ट्रक्चर में। तो क्या देखोगे आप, कितना ऑक्सीजन शेयर्ड है, जो आपस में शेयर हो रहे हैं बेटा, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला 3 शेयर्ड है, 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। और कितने शेयर्ड नहीं हो रहे हैं, बाकी हर किसी के निकाल लो, देखो 2 इसके 2 इसके 2 इसके 6 एटम अनशेयर्ड है। व्हेन 2 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम, तो बेसिक टेट्राहेड्रल जो आप शेयर्ड कर रहे हो, तो इस टाइप से आपका यूनिट बनाना है इसका, देखो एक यूनिट बनाना है, एक यूनिट के लिए ये ऐसे निकालो, एक यूनिट ऐसे निकालोगे, तो देखो अब पार्ट कैलकुलेट करो, ये ऑक्सीजन कंप्लीट कंप्लीट इसी का है, ये ऑक्सीजन इसका है, यहाँ से हाफ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ से हाफ ऑक्सीजन आएगा, तो देखो और सिलिकॉन अंदर आएगा, तो सिलिकॉन SI, ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया, देखो SI 1 2 2.5 एंड 3। चार्ज निकालूंगा, देखो एक सिलिकॉन का +4 चार्ज है, एक ऑक्सीजन का 2 है, तो -6, टोटल हो गया -2, तो ऊपर हो गया 2 नेगेटिव। ये आपका इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए साइक्लिक सिलिकेट का यूनिट्स क्या है, तो साइक्लिक सिलिकेट का यूनिट बताओगे SiO3 2 नेगेटिव। अब जितने अटैच करने उतने अटैच करो, मान लो SiO3 2 नेगेटिव से आपने ये वाला किया, इसमें 3 अटैच करना, फार्मूला पूरा बन गया। देखो फार्मूला क्या बन जाएगा, Si3O9 6 नेगेटिव, Si3O9 6 नेगेटिव। अगर ऊपर वाला करोगे, ऊपर वाला देखो, एक कोई सोचो, नहीं बेटा ये हाफ और हाफ शेयर हो रहे हैं, ये वाला शेयर नहीं हो रहा, ये वाला शेयर नहीं हो रहा, तो SI, सिलिकॉन तो सेंटर पॉइंट पे है ही, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 1 2, फिर अगेन 3, 2 नेगेटिव चार्ज, इसमें टोटल का निकालना है, तो कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। आप टोटल निकालोगे तो ये आएगा SI6 वो 18 और 6 to the 12। जैसा स्ट्रक्चर वैसा, अगर ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो इधर स्ट्रक्चर किया है, ये वाला स्ट्रक्चर करोगे आप, देन तो आप करोगे Si3O9, और सिंपलेस्ट यूनिट यही है हर किसी में, देखो सिंपलेस्ट यूनिट SiO3 2 नेगेटिव, SiO3। You can see the difference between the simplest unit for different type of silicates. If you are asking about the cyclic silicate, then जो हमारा मोनोमर है, then monomer is the SiO3 2 negative। एग्जाम में देना है मोनोमर, तो SiO3 2 नेगेटिव। बट अगर हमारे पास देखो ये वाला डाई सिलिकेट्स है, तो SiO3.53 नेगेटिव, या पूरा फार्मूला दे दो Si2
O7 नेगेटिव। साइकिल बनाओगे तो साइक्लिक सिलिकेट हो जाएगा। उस पर हम स्ट्रक्चर देखते जाओ, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से आप आंसर देते जाएंगे बेटा। 4 अटैच करने हैं तो देखो 4 वाला दिया है, यूनिट सबका वही जाएगा। साइकिल में 4 है, 6 है, ऐसे आप बनाते जाओगे। जैसे यहाँ पर मैंने 4 अटैच कर दिया, इस वाले में 4 अटैच कर दिया, SiO32 नेगेटिव, SiO32 नेगेटिव इंटू 4, या 6 अटैच कर दिया, बता ही दिया मैंने, याद है। तो जनरल यूनिट क्या आएगी? जब भी आपके पास सिलिकेट होगा तो जनरल यूनिट आपने करना है SO32 नेगेटिव इंटू N। N का मतलब जितने यूनिट अटैच करने हैं उतने आप एग्जांपल दे दो। जैसे आपने कैल्शियम सिलिकेट फार्मूला पढ़ते हो, कैल्शियम सिलिकेट CaSi, अगर इसका ट्राइमर बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, Ca3SI3 और O9। ये हमारे साइक्लिक सिलिकेट्स के एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे ये एग्जांपल क्वेश्चन में शेयर कर रहा हूँ। सपोज हमसे ये पूछा गया, ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा बेटा, इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। सपोज वो कहेगा, ये होता है आपके पास बेरिल, बेरिल सिलिकेट में एक हमारे पास एग्जांपल होता है बेरिल का। साइक्लिक सिलिकेट या रिंग सिलिकेट है, तो उसने बोला कि आपको ये दे दिया मैंने Be और 4Al2 Si6 O18, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। इनका वैल्यू कैलकुलेट, N का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? N का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, सिलिकेट निकालना है ना। देखिए हमारा फार्मूला क्या होगा, हमारा फार्मूला है SiO3 2 नेगेटिव इंटू N, N है हमारे पास। तो सिलिकॉन देखो आप, तो सिलिकॉन का पता लगाओ आप, सिलिकॉन जो है वहां से आ जाएगा। तो शॉर्ट आउट करोगे तो हमारे पास बेरिल का है बी, बेरिल में तो Be3 होता है, ओ जब Be इसने कुछ नहीं है, इसने N कर रखा है, N निकालना है उसने N कर रखा है, ठीक है। उसने हमें क्या कर रखा है, इसको N बोल दिया, Be में इस N की वैल्यू निकालनी है। यहाँ इसने N कर रखा है, इस N का वैल्यू निकालना है। तो ये N क्या है, N की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे आप? BeN बेरिलियम में Al2 है, चार्ज निकालते जाओ, और आपके पास सिलिकॉन है 18O2 नेगेटिव SiO6। तो देखो आप एक काम करो ना, इसको ऐसे डिवाइड करो, BeN Al2 अलग कर दो, Si6O8 अलग कर दो, इसका चार्ज निकालो, इसका चार्ज निकालो। तो एक सिलिकॉन का कितना चार्ज होता है बेटा? +4, कितना आ जाएगा 6 का 24। It's 24. ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है एक ऑक्सीजन का? -2. -2, तो ये टोटल कितना हो गया 16। सब 18 है ना? 18 है, 18 हो गया तो 32 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया? अब चार्ज देखो इधर वाला 24 और 32 है, तो 12 हो गया। 12 किसका आ रहा है? 12 माइनस का 12, तो ये इसके ऊपर आ रहा है माइनस का 12, तो इन सब के ऊपर इसका मतलब कितना चार्ज आएगा? न्यूट्रल होगा ना पूरा कंपाउंड, तो +12. प्लस का 12 आ गया। अब इसका प्लस का 12 आ गया तो सोल्व करते हैं। सपोज बेरिलियम है, बेरिलियम हमारे पास, अब जो टोटल चार्ज निकालते हैं, एक बेरिलियम का चार्ज तो पता है ना हमें कितना होता है? एक बेरिलियम का चार्ज Yes. +2, तो +2N, और एक एल्यूमिनियम का भी चार्ज हमें पता है कितना होता है, +3 6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? ऊपर इसकी चार्ज 12. तो 2N इज इक्वल टू कितना आ गया 6, N इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसका मतलब ये कंपाउंड जो बना वो क्या बना, ये फार्मूला बना Be3Al2Si6O8।
एक तरीका ये, एक तरीका ये है कि अल्टरनेटिव मेथड, सपोज एक बीई का चार्ज होता है +2, एक एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3, एक सिलिकॉन का चार्ज होता है +4, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, और ओवरऑल ये सारा कंपाउंड न्यूट्रल है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2n + 6 + 24 -32 = 0। तब भी आप निकालोगे तो यही चीज आ जाएगी ना, देखो 2n + 6 = 12, n = क्या है, न्यूट्रल करके किसी से भी निकालो। ये जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिकल, बेरिल, बेरिल, बेरिल का एग्जांपल n = 3 वाला बेरिल का। तो आपको कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया हो सबका, जिससे आप चार्ज निकाल। दूसरी बात क्या आएगी, अब वो पूछेगा कि बेरिल में एक तो n की वैल्यू पूछ ली, एक आपसे पूछेगा किस टाइप का सिलिकेट है, किस टाइप का सिलिकेट है, तो Si6O नेगेटिव है, तो एक यूनिट का आप निकाल दो, 6 से डिवाइड कर दो सारे को, तो 6 का अगर SiO3 आ जाएगा ना, देखो इसका यूनिट पूछता है बेरिल का यूनिट, तो वो यूनिट कैसे निकालते हैं फिर, यूनिट में आप क्या करते हैं, हमें तो सिलिकेट वाला यूनिट चाहिए, तो हमें ये पता लगा कि Si6O18, ऊपर 4 निकाला था आपने -12, तो इसका मतलब मैं इसको अगर 1 सिलिकॉन की फॉर्म में लिख दूं तो 6 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, तो 1 6 से बाहर चला जाएगा, O3 आ जाएगा, 2 नेगेटिव, ये यूनिट आ गया, और ये इसके 6 इस टाइप के यूनिट है। SiO3 साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम्पल। तो आपको स्ट्रक्चर्स रटनी नहीं है, आपको फार्मूला गिवन होगा, उस फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है बेटा साइक्लिक सिलिकेट? यस। साइक्लिक सिलिकेट का सिंपलेस्ट यूनिट जो वो देना है, वो देना है SiO3 यूनिट। फिर चलो, तो देखो हमारा क्या हो गया, पार्थो सिलिकेट हो गया, और ऑर्थो सिलिकेट के बाद आपका तो हो गया नेक्स्ट वाला, वो हो गया डाई सिलिकेट्स। डाई सिलिकेट्स के बाद आपने चेन सिलिकेट ले लिया, चेन सिलिकेट के बाद सपोज आपको बनाना है सिंगल चेन सिलिकेट, मान लो आपको चेन सिलिकेट बनाना है, चेन बनानी है, चेन बनानी है, तो इस यूनिट को आप जो है अटैच करते जाइए चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट, इसको बोलते हैं पायरोक्सिन, इनके कॉमन नेम सबके अलग हैं, वो याद करने, पायरोक्सिन। तो आप देखो फार्मूला निकालो, सिंगल सिलिकेट है तो अटैच करते जाओ, ये ऐसे हुआ अटैच, फिर मान लो एक यूनिट ऐसे हुआ, फिर एक यूनिट ऐसे हुआ, फिर एक यूनिट ऐसे हुआ, ऐसे करके चेन बनाते जाओगे ना, कोई भी आप चेन बनाओ, और उस चेन में मान लो सिंपलेस्ट यूनिट निकालना है, जो भी आपने सिंपलेस्ट यूनिट निकालना है, उस सिंपलेस्ट यूनिट को आप ले लो, तो एक वाली यूनिट बाहर है, इस एक यूनिट को कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ इस जगह पे तो टेट्राहेड्रल पे जो है ऑक्सीजन रहेंगे, और बीच में जो एक रहना है वो सिलिकॉन रहना है। फार्मूला क्या है, अब देखो ये शेड हो गया, तो ये इसका हाफ, ये शेड जो है आपको, और ट्राई ये करो कि कॉर्नर क्यों लेते हो, ट्राई ये करो कि मिडल, मिडल वाला सिलेक्ट करने के लिए हमेशा मिडल बेस्ट होता है, इसको मत करो, मिडल वाला सिलेक्ट करो, मिडल वाला सिलेक्ट करोगे तो ये 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 अटैच हो जाएगा टेट्राहेड्रल यूनिट से, बीच में आपका जो आ जाएगा एक सिलिकॉन आ जाएगा। तो फार्मूला देखो, अब इसमें क्या है कि इसके लिए तो शेड हो रहा है तो आधा पार्ट रहेगा, इसका भी आधा पार्ट, लेकिन ये पूरा, ये पूरा बीच में सिलिकॉन पूरा, SI ऑक्सीजन काउंट करो, देखो 1 2 3 2 नेगेटिव। जो चेन सिलिकेट का मोनोमर था, तो मोनोमर ऑफ चेन सिलिकेट एंड साइक्लिक सिलिकेट, सिलिकेट्स आर सिमिलर, दोनों के सिलिकेट, उसका भी क्या आया था, यही आया था ना, SiO3 2 नेगेटिव, इसका भी SiO3 2 नेगेटिव, SiO3, अब जितना अटैच करना उससे बनाओगे। जैसे क्वेश्चनिंग देखो, फिर क्वेश्चन जो बनाए हमने, देखो किस टाइप से है, सपोज आपको प्रॉब्लम कह रहा है, ऐसे चेन सिलिकेट है, कोई पायरोक्सिन है, कहता है 3SiO4 4 नेगेटिव यूनिट, टेट्राहेड्रल यूनिट है, SiO4 unit undergo in a linear polymerization, then formula silicate and anionic part of silicate is satisfied by calcium and copper cation. However, formula of contain H2O, वो neutral होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1:1।
तो देखो आपके पास 3 यूनिट है, SiO4 4 नेगेटिव, 3 यूनिट है आपके पास। 3 यूनिट है तो अगर आपको मोनोमर पता है, देखो चेन सिलिकेट का तो सीधा ही बनाओगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है इसको, आप तो बोलोगे मोनोमर जो है Si3 2 नेगेटिव, ऊपर देखो बनाया 3 यूनिट्स है, इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या फार्मूला हो जाएगा देखो आपका Si3O9 और 2 नेगेटिव। अब यहाँ Si3O9 2 नेगेटिव आपका ये वाला यूनिट होगा, लेकिन अब क्या है कि जब 3 यूनिट है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा, क्योंकि वो डायग्राम बना के आपको बताना पड़ेगा, वहां से आपको क्लियरिटी, जो बहुत ज्यादा n होता है, n में तो हम ये यूज करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप टोटल बनाओगे इसमें तो इसमें तो ऐसे बनेगा, फिर आपका 3 है तो बना ही लो, 1 2 3, उसमें क्या बीच वाले शेयर हो गए, साइडों वाले शेयर नहीं हुए, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब इसमें काउंट करोगे, अगर काउंट करोगे तो सिलिकॉन जो आएंगे वो आपके 3 आ जाएंगे, सिलिकॉन। ऑक्सीजन टोटल काउंट करो, देखो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल चार्ज अगर निकालना होगा तो सिलिकॉन का प्लस 12, एक का प्लस 4 होता है, ऑक्सीजन का देखो 10 माइनस 20, तो ओवरऑल चार्ज कितना रह गया, -8। तो इसका मतलब एक्चुअल फार्मूला ये हुआ, लेकिन यूनिट जो है, बीच वाला यूनिट लगाओगे उसके हिसाब से देखोगे तो आप ऐसे यूनिट 3 के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक ऑक्सीजन और बढ़ गया है, जो हमारे इधर और इधर शेयर नहीं है, ये वाला हाफ और हाफ और बढ़ गया, एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा, एक ऑक्सीजन आपका और आ जाएगा, तो यहाँ 3 2 का 6 नेगेटिव था, ऐसे 3 3 2 6 नेगेटिव, एक ऑक्साइड और बढ़ जाएगा, तो SiO3 और 6 है तो -8। तो आप ऐसे भी बना के, छोटा है तो एक्चुअल बना के देख सकते हैं। क्लियर? सही, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। इसमें मैंने 2 तरह की बेटा चीजें बताई हैं। मैंने कहा है कि अगर आपको 3 यूनिट ही जोड़नी है और बिल्कुल एक्चुअल फार्मूला बताना है, पॉलीमराइजेशन करना है लीनियर, और वो कह रहा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट करोगे तो 3 यूनिट में तो एक्यूरेट कैलकुलेशन दे दो, क्या फर्क पड़ता है, ये एक यूनिट, ये बेटा दूसरा यूनिट, ये बेटा तीसरा यूनिट। अब इसके अटैच कर दो, ये ऐसे, 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 यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है, और हर एक के सेंटर पॉइंट पे क्या होगा, एक सिलिकॉन 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 होगा। तो टोटल सिलिकॉन देखो कितने हुए, 3। ठीक। ऑक्सीजन कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल चार्ज एक्चुअल कितना हुआ, एक सिलिकॉन का चार्ज +3 है तो +12, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है तो -20 इक्वल टू -8, तो ऊपर कितना लगा रहा हूँ, 8 नहीं। सो ऑक्सीजन 10। हाँ, 1 2 3 4 5 सर हाफ ऑक्सीजन लेंगे जो कॉमन है। ऑक्सीजन टोटल काउंट कर रहे हो ना, अब आप यूनिट थोड़ी निकाल रहे हो। मेरा कहने का मतलब है जब छोटे होते हैं तो एक्चुअल दो, अगर मैं ऐसे कहता हूँ बहुत सारे अटैच होते हैं ऐसे, तो काउंटिंग नहीं कर सकते ना, बहुत सारे हो तो। तब हम क्या करते हैं, तब क्या है, नेग्लिजिबल हो जाते हैं, लास्ट वालों को हम छोड़ देते हैं, हाफ हाफ छोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट वाले तो किसी से अटैच नहीं है ना, शेयरिंग तो यहाँ और यहाँ हो रही है, यहाँ और यहाँ हो रही है शेयरिंग, यहाँ और यहाँ हो रही है, ये वाला तो शेयर नहीं हो रहा ना, ये और ये वाला तो छोटा है, तो 3 के कंपैरिजन में 2 को नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑक्सीजन अगर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे यूनिट हो, देन आप सिंपलेस्ट यूनिट ले सकते हो, वही SiO3 2 नेगेटिव, और जितना N है उतना अटैच हो जाएगा, तो मैं बना दूंगा SiNO3N और 2 नेगेटिव, समझे बात। लेकिन अगर कम है, 3 4 है, तो फिर आप क्या 4 के कंपैरिजन में क्यों छोड़ो इसको, हाफ हाफ इनका भी कैलकुलेट करो। क्लियर? सर हम्म, सर ऑक्सीजन को जब काउंट करा था तो हमने सिलिकॉन भी उसी में कंसीडर कर लिया था। सिलिकॉन तो 4 ऑक्सीजन होते हैं, 4 कॉर्नर पर 4 ऑक्सीजन होते हैं, उनके बीच के अंदर एक सिलिकॉन पड़ा होता है ना, SiO4 2 नेगेटिव यूनिट है ना, सिंपलेस्ट। ओके सर।
ये उसको तो लेना पड़ेगा ना हमें। ओके सर। तो इस टाइप से आप क्या बना सकते हो, चेन सिलिकेट भी बना सकते हो। और चेन सिलिकेट में अगर छोटा है तो बिल्कुल बना के देखो एक्यूरेट, बड़ा है तो पॉलीमर बना के जितना एन हो उससे आप मल्टीप्लाई करो। एसओ को हमने क्या बोला, पायरोक्सिन या सिंगल चेन सिलिकेट। फिर देखो सिंगल चेन सिलिकेट का जैसे ये एग्जांपल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला SiO3 ट्वाइस, इसको एप्साइड बोलते हैं। अगर डबल चेन सिलिकेट आ जाए, डबल चेन सिलिकेट मतलब एमपी, एमपी मतलब दो, बोल मतलब लेयर, एमपी बोल दो लेयर, टू लेयर्स। अब दो लेयर बना के निकालो। आपको तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, बनाना आना सीखना चाहिए, तो अपने आप ही आपको ये रटने की जरूरत नहीं। आप तो डबल लेयर बना रहे हो तो एक लेयर बनाओ, जैसे एक लेयर बनी है, ये एक लेयर बनी, कहीं से भी ऐसे लेयर हो, एक नीचे लेयर और बनाओ, और एक दूसरी लेयर बनानी स्टार्ट करें, नीचे लेयर, ऐसे लेयर। ठीक है। अब इस लेयर सिलिकेट में आपको काउंट करना है। लेयर सिलिकेट में काउंट करना है तो आप क्या करो, जो कॉमन है उसको आप काउंट करो। कॉमन में 4 यूनिट लो एटलीस्ट, अंदर वाली सेंट्रल पॉइंट, एक मोनोमर बनाने के लिए एक टुकड़ा पूरा लो, मिडल वाला एक पूरा लोगे तो उससे आपकी कैलकुलेशन बन जाएगी। कैसे, देखो इधर, और उन सबके सेंटर पर क्या होगा, एक टेट्राहेड्रल यूनिट में। अब आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कैसे करोगे कैलकुलेशन, टोटल काउंट कर लो। देखो ये कौन सी है, दो लेयर है, एक ये ले जा रही है, एक ये, इसलिए हमको इसको डबल चेन से लीजिए, दो चेन आपस में अटैच हो रही है। तो अटैच हो रही है तो आपको काउंट करो, ऑक्सीजन काउंट करो। फिर देखो ये वाला ऑक्सीजन शेयरिंग, मतलब ये ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 ऑक्सीजन तो पूरे पूरे आ गए। अब देखो जो शेड पड़े हैं, तो शेड एक तो यहाँ से शेयरिंग है तो यहाँ से हाफ ही लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ से भी हाफ लेना पड़ेगा। इसी टाइप से ये भी तो आगे शेड होगा ना ऐसे, ये भी हाफ लेना पड़ेगा, और ये भी शेड होगा, इधर वाला छोटा था हाफ लेना पड़ेगा। 9 तो पूरे पूरे आगे, बीच वाले यूनिट के लिए हाफ हाफ कितने आ गए आपके पास, और हाफ और आगे, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, 11। सिलिकॉन 4 है, Si4O11, तो चार्ज निकालो। देखो 4x, ऑक्सीजन हो गया 22 माइनस, नहीं इसका तो कितना होगा, 4 4 16, 4 4 16 प्लस का और माइनस का 22 इक्वल टू निकालो कितना आया, 6 आ गया माइनस का। यस। अगर मेरे पास डाई सिलिकेट्स है तो एटलीस्ट जो ऐसे यूनिट होंगे, SiO4O11 वाले 6 नेगेटिव वाले यूनिट जो है वहां पे जाएंगे। तो आपके पास इसका मतलब इसमें जो है SiO4O11 6 नेगेटिव यूनिट बना है। एक्चुअली इसमें दो टाइप की यूनिट गई थी, एक आपकी मिडल की यूनिट गई थी, ये वाली इस टाइप वाली यूनिट। अगर मैं ये दो टुकड़ों में आप करो तो एक तो ये अंदर वाली यूनिट, एक बाहर वाली यूनिट, अंदर वाली यूनिट का हिसाब किताब अलग हुआ है और बाहर वाली का अलग तरीके से हुआ। इसलिए आप जो है उस टाइप के दो यूनिट है, तो अंदर वाली जो बनेगी एक SiO3 नेगेटिव बनेगी, और बाहर ये बाहर वाली, अंदर वाली जो बनेगी SiO नेगेटिव 2.5 बनेगी, 2.5। पर ऐसी फिर दो यूनिट और आएंगी क्योंकि टोटल 4 यूनिट है। एक्चुअली वो ज्यादा डिफिकल्ट है, आप ये इस तरह से सिलेक्ट करके करोगे ना तो ये आपको सीधा सीधा फार्मूला मिल जाएगा। तो अगर आपके पास डबल चेन सिलिकेट है, डबल चेन सिलिकेट ऐसे बना, आपको तो बस ये काउंट करना है कि ऑक्सीजन उस यूनिट के अंदर कितने आ रहे हैं और शेयरिंग वाले कितने। अब आपने इसे देखा कि आपने 4 पीस इकट्ठा किए, 4 टू भी कर सकते थे, 4 किए आपने, टू भी कर सकते थे।
करके 4 करने से हम लोग ऊपर से नीचे एक पीस निकाल लिया, बीच वाला हमने सेंटर पीस निकाल लिया। सेंटर पीस के 4 ऑक्सीजन जो थे वो शेयरिंग में थे, तो बाकी सारे उसके खुद के थे। तो 9 उसका इटसेल्फ का था, 4 शेयरिंग वाले थे, तो 2 इसका हिस्सा और हो गया। 9 और 2 11 हो गए। सिलिकॉन 4 है तो Si4 और 11 4 हमने कैलकुलेट कर लिया। एक सिलिकॉन का चार्ज 4 होता है तो 4 4 जा 16 पॉजिटिव का, एक ऑक्सीजन का चार्ज 2 होता है माइनस का, तो 11 है तो -22। क्लियर? यस ये क्या हो गए आपके डबल सिलिकेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सिलिकेट। इसी डबल सिलिकेट से पूरी लेयर भी बना सकते हो आप, 2 डायमेंशनल लेयर, ऐसी बहुत सारी लेयर्स अटैच हो जाएं। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। इसमें आपके पास व्हेन एवरेज एवरेज निकालो, व्हेन एवरेज 2.5 corner oxygen atom of basic tetrahedral unit SiO4 negative is shared with adjacent unit, then forms silicate named as NB-bol। NB-bol में स्पेशली आ जाए तो ये ध्यान रखना, एवरेज जो है 2.5 एवरेज निकाला। एक मैंने बोला था SiO3 यूनिट होगी, एक Si 2.5। Si2 आधा करेंगे तो O11 6 नेगेटिव आएगा, Si2 O11 बाई 2 होना चाहिए, 11 बाई 2 होना चाहिए था, 11 नहीं है। तो SiO3 2 नेगेटिव और SiO5 नेगेटिव है, तो इधर से देखो आपके पास जो ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, इस वाले के अंदर तो आपके 2 ही शेयर होंगे, इधर वाले में 3 शेयर होंगे, तो अबाउट 2.5। आपसे पूछेगा एवरेज ऑक्सीजन एटम कितने शेयर होते हैं, आप आंसर क्या दोगे एवरेज ऑक्सीजन एटम में, एवरेज ऑक्सीजन एटम में आप 2.5 शेयरिंग। तो एक दो बार करके देखोगे ना तो बड़ा इजी लगने लगेगा, फर्स्ट टाइम में थोड़ा कैलकुलेटिव तो लगता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एस्बेस्टॉस का एग्जांपल जो होता है वो होता है हमारा एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस जो है वो हमारा एमबी बोल्स है, 2 लेयर सिलिकेट्स। इस टाइप से बहुत सारी सिलिकेट्स अटैच होकर के एक पूरी लेयर बनाते हैं, तो उसको 2 डायमेंशनल सिलिकेट या शीट लाइक सिलिकेट, 2 डायमेंशनल सिलिकेट या शीट लाइक, मतलब ऐसे बहुत सारे आपस में अटैच हो जाएंगे। जब बहुत सारे अटैच हो जाते हैं तो उसको 2 डायमेंशन, बहुत सारे अटैच तो बना के देख सकते हैं। लेयर, एक लेयर, ये फर्स्ट लेयर बन गया, फिर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, बनाना ध्यान से, फिर फोर्थ लेयर, बनाते जाओ ऐसे, ऐसे करके पूरी एक शीट बन गई। तो शीट में कोई एक मिडिल वाला कॉमन लेके निकालो, जैसे ये कॉमन निकालो, सपोज कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो ये इसमें देखो ये वाला शेयरिंग पार्ट हो गया हाफ हाफ, और बीच वाला ऑक्सीजन पूरा है, उसके अंदर सिलिकॉन पूरा है, तो सिलिकॉन एक आ गया। ऑक्सीजन कितने आगे देखो, ऑक्सीजन 1 पूरा बीच वाला, 1 हाफ हाफ हाफ, 2.5 हो गया, 5.2। चार्ज निकालोगे, निकालो इसमें, SiO 5.2 है, सिलिकॉन का चार्ज +4, और एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 इंटू 5/2, नेगेटिव चार्ज आ गया। SiO5 2, अब जितने अटैच करने उतने अटैच कर लो, ऐसे ही। तो अब इसमें कितने को शेयर हुए थे, हाफ इधर लिया है, हाफ इधर लिया है, हाफ इधर लिया है। तो व्हेन 3 corner oxygen atom of basic tetrahedral shared with adjacent then form a 2D silicate। तो एक आप मतलब एक रिदम देख रहे हो आप देखो एक रिदम नोट करो इसके अंदर कि आपने 2D सिलिकेट पूरी शीट बना दी, तो कितने ऑक्सीजन शेयर हुए, कॉर्नर कितने ऑक्सीजन हुए शेयर पर यूनिट, 3 3। इसमें पूरी 2 डायमेंशनल सिलिकेट। अगर 2D डायमेंशनल सिलिकेट की बजाय अगर आपने किया था सिर्फ 2 ही लेयर बनाई थी, एमबी बोल्स की थी, तो देखो कितने शेयर हुए थे, एमबी बोल 2.4 2.5। एमबी फोर में एवरेज जो आया था वो 2.5। अब इसकी बजाय आपने साइक्लिक लिया था ऊपर, एमबी बोल से पहले देखो ये डबल चेन सिलिकेट था, इससे पहले एक हमने चेन सिलिकेट और साइक्लिक, उसमें कितने कॉर्नर शेयर हुए थे, देखो 2 कॉर्नर, उसके अंदर आपके
2 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम शेयर हुए, शेयरिंग का नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होता है। ऐसे ही हम क्या बना रहे हैं, मान लो सिलिकेट्स अपने सारे के सारे ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, सारे के। इसका एग्जांपल याद रखना है आपने, 2D सिलिकेट में 2 डायमेंशन में, जैसे क्ले होती है और माइका होती है, क्ले और माइका इसी टाइप का होता है। ऑल सिलिकेट्स आर नॉन प्लेनर, प्लेनर तो होगा ही नहीं क्योंकि टेट्राहेड्रल तो प्लेन कैसे होगा, प्लेनर तो रहेगा नहीं। अगर ये 3D मतलब ऊपर नीचे सब जगह ऐसे टेट्राहेड्रल जो यूनिट है चारों तरफ उसको दिखाना बड़ा मुश्किल है, तो 3D सिलिकेट्स बन जाए। 3D सिलिकेट्स मतलब सिलिकॉन का ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, फिर ये आगे शेयर हो जाए, ये वाला फिर आगे शेयरिंग हो जाए सिलिकॉन की। तो उसमें क्या होता है कि सारे ऑक्सीजन शेयर होते हैं, तो इसलिए आप क्या कहते हो, हाफ हाफ पार्ट आता है, सारे शेयर होते हैं। तो इसी को हमने सिलिका बोला, SiO, SiO, फिर Si, फिर Si, फिर O, जैसे यूनिट बनाए थे ना जब 3 डायमेंशनल, 4 के 4 हो जाते हैं। तो 1 सल्फर इज सराउंडिंग बाई, कल पढ़ा था हमने, सिलिका पढ़ी थी, 1 सल्फर इज सराउंडिंग बाई 4 ऑक्सीजन, सारे के सारे जो है वो शेयर हो रहे हैं, सारे के सारे अगर आपकी शेयरिंग में जा रहे हैं तो फार्मूला क्या आ जाएगा, देखो सारे के सारे शेयरिंग में जा रहे हैं, तो देखो एक सिलिकॉन पूरा का पूरा, ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, सिलिकॉन 1, ऑक्सीजन 4 के 4 है, तो हर ईच के पास शेयरिंग है, तो आधा आधा पार्ट ही तो बचा, 4 का 4, तो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास 4, तो SiO2, SI हाफ 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 2, तो होगा तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा ऊपर, तो +4 -4 इज इक्वल टू 0, इसी को आप सिलिका बोलते हैं। ये आपकी सिलिका है, तो सिलिका एग्जांपल जो है इसी टाइप का। तो ऑर्थो में अब टोटल देखो, अब याद करो आप कि सबसे पहले देखो नॉलेज क्लाउड में देखो है सारे टेट्राहेड्रल यूनिट से बने हैं। अगर आपके पास ऑर्थो है, शेयरिंग तो है ही नहीं ना, जीरो शेयरिंग, ऑर्थो सिलिकेट में तो कोई शेयरिंग करेगा ही नहीं, तो शेयर्ड कितने हुए, 0। फार्मूला आया था SiO4, रिपीट कर रहे हैं। अगर हमारे पास देखो पायरोसिलिकेट्स है, पायरो का फार्मूला SiO 3.5, ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज इनटू, इनको रखना नहीं है, इनको बनाना है बेटा, जो अभी ऊपर बना के सिखाया था उसी टाइप से इनको बनाना है आपने। दूसरे का क्या हुआ आपका, दूसरा हुआ पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट में SiO 3.5 था, 3.5 का 4 निकालना है, तो एक सिलिकॉन का +4, एक ऑक्सीजन का -2, तो 3.5 है तो -7, तो ओवरऑल चार्ज हुआ -3, ये -3 आ रहा है ऊपर, -3 SiO ऊपर नेगेटिव। और इसमें जो ऑक्सीजन पायरोसिलिकेट में शेड हुआ, एक ऑक्सीजन शेड हुआ, इसमें 0 शेड हुआ। फिर क्या किया, साइक्लिक और सिंगल चेन वाले सिलिकेट्स, अभी बताया था साइक्लिक, इनकी यूनिट्स क्या हुई, SiO3, चार्ज कितना आ जाएगा, अभी निकाला, +4 -6 2 नेगेटिव, पायरो में और दोनों में। लेकिन इसमें शेड कितना हुआ, कितने किए थे, अभी देखो आपने शेड जो किए थे वो 2 ऑक्सीजन शेड किया था। फिर हमने क्या किया, आपका फोर्थ 2 डायमेंशन वाला, 2 डायमेंशन के अंदर शेड कितना किया था आपने, 2.5 ऑक्सीजन शेड हुए। फिर और लास्ट वाला 3D वाला जो किया आपने, और इसका यूनिट SiO 5/2, ऊपर वाले का 7/2 था, इसका SiO 5/2, SI 2.5 किया था, ऊपर में लिखा भी होगा अभी। और लास्ट वाले का 3D है, तो इसमें कितने शेड है, ऑक्सीजन शेड। ये आपकी डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स होते हैं, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, साइक्लिक एंड सिंगल चेन सिलिकेट, 2D मतलब लेयर सिलिकेट एंड 3D सिलिकेट। एग्जांपल भी आपने याद करने, एग्जांपल ज्यादा नहीं पूछे जाते आपसे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, कैलकुलेशंस पूछी जाएंगी, आपको पर यूनिट फार्मूला पता होना चाहिए, पर यूनिट कितना है, SiO, और ये पर यूनिट याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो अगर आपका जो पहला है उसका फार्मूला क्या था बेटा, तो देखो वाइस को पोस्टमार्टम कर लेना, तो मुश्किल आती ही नहीं। पहला जो ऑर्थोसिलिकेट है उसका फार्मूला क्या है आपका, SiO। फिर देखो पायरोसिलिकेट है, उसका फार्मूला क्या है, SiO 3.5। फिर आपका जो नेक्स्ट 0.5 कम करते जाओ, फिर आपका क्या चेन और साइक्लिक सिलिकेट है, तो उसका फार्मूला है SiO3। फिर आपका जो आपका नेक्स्ट वाला जो है, फिर 0.5 कम कर दो, तो आपका 2 डायमेंशन सिलिकेट है, तो उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, ये तो कैलकुलेशन सीखनी होती है अपने, SI25।
और आपका 3D सिलिकेट है तो फिर का फार्मूला क्या आ जाएगा? क्या मुश्किल है देखो मोनोमर याद करने में। SiO4, SiO3.5, SiO3, SiO2.5, SiO। चार्ज निकालना है बहुत इजी। एक सिलिकॉन का चार्ज कितना होता है? भी सिखाया मैंने आपको, अच्छा। +4। और 4 ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? -8। -8। 4 और 8 तो टोटल चार्ज कितना होगा? 4 नेगेटिव। ये रट्टा थोड़ी है, ये देखो सब कॉन्सेप्ट से हो रहा है। एक सिलिकॉन का चार्ज +4, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3.5 इंटू 2 -7, 4 तो 3 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इधर देखो SiO3 का चार्ज अगर आपको निकालना है तो फिर यहाँ एक का डिफरेंस आता है चार्ज में। अगर देखोगे तो एक का 4, 3, 2 नेगेटिव, और यहाँ पर 1 नेगेटिव, और यहाँ पर 0। और शेयर्ड कॉर्नर करने हैं तो क्या होंगे? हो गया बस आपका एक एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हो गया। शेयर्ड पहले में 0, उसमें 1, इसमें दूसरे वाले में 2, इसमें 2.5, और इसमें नहीं, कुछ गड़बड़ किया ना हमने। पहले वाले में 0 शेयर था, पहले वाले में टेट्राहेड्रल में। दूसरा जो किया था उसमें 1 शेयर किया था, तीसरे में जो साइक्लिक वाले में वो 2 शेयर किए थे। ठीक है, 2 शेयर किया था, इसमें 2.5, इसमें जो शेयर्ड है वो आपके सारे के सारे शेयर्ड है। तो SiO2 में सारे शेयर्ड हैं, तो Si तो 4 आएगा। 4 था ना, 4, इसमें 4 आया था मान। और इसके अंदर कितना आया था? 3 आया था। यस सर। और यहाँ किया था आपने, ये जो शेयर किया, एक चीज और की थी, डबल चेन। डबल चेन किया था एक हमने क्या किया है? डबल चेन। डबल चेन में कितना शेड हुआ था? 2.5। तो ऑक्सीजन भी बता सकते हो और ये वाली चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, कंपटीशन के लिए स्पेशली, कि आपको इसकी कैलकुलेशन अच्छे से समझनी है। क्लियर है बेटा? कोई इश्यू नहीं? फार्मूला यूनिट सेल याद करनी है, चार्ज निकालना है, शेयर्ड आपने जो है वो निकालने हैं। शेयर्ड SI, इधर भी मैं सही कर दूं, यहाँ पर मैंने SiO2 टू डायमेंशन वाला किया था, SiO5। SiO3 में तो 4 शेयर्ड वाले ऑक्सीजन तो 4 थे, और ऊपर वाले में शेयर्ड कितना किया था आपने? 3 था। ये जो किए थे शेयर्ड को ऑक्सीजन अलग है, 4 किए थे 3D में। 2D में देखो, ये 2D जो निकाला आपने, 2D में देखो, 2D में आपने 3 कॉर्नर शेयर किए थे ये वाले। और फिर आपने उसमें सिलिकेट्स में एक चीज और एक्स्ट्रा डाली थी, एमबी बोर्ड डबल वाली। डबल में 2.5 थे, इससे ऊपर वालों में 2 थे। ऑक्सीजन की बात करें, फार्मूला अलग चीज है, शेड अलग चीज है। डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट का फार्मूला जो है वो बिल्कुल अलग होता है, Si2O6 O11 6 नेगेटिव। ये बेटा आपके सारे सिलिकेट्स, सिंगल डबल, इनके एग्जांपल, बना के स्ट्रक्चर, फिर आपने ट्रिक से हर तरीके से आपने क्लियर है बेटा सिलिकेट्स? सिलिकेट्स के बाद मैंने आपको दो और बोले थे कंपाउंड जो आपके डिस्कस करने थे। एक थे आपके सिलिकॉन्स। सिलिकॉन, सिलिकॉन्स एक्चुअली में कल बताया था, ये सिलिकॉन्स जो है आपके ऑर्गेनो सिलिकॉन सिंथेटिक पॉलीमर है, ऑर्गेनो सिलिकॉन सिंथेटिक पॉलीमर सिलिकॉन। इनमें जो यूनिट होता है ये होता है आपके पास, ये तो रहेगा ही रहेगा, RSiO। ये यूनिट है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आपके पास जो यूनिट रहता है SiO अटैच रहेगा ना ये, तो इस साइड R, ज्यादा भी साइड हो सकते हैं, लेकिन RSiO यूनिट आपका रहना है। R मतलब एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, Si मतलब सिलिकॉन, O मतलब ऑक्सीजन। ये यूनिट आपका रहता है। एक्चुअली क्या होता है इनका फार्मूला, अगर हम देखें ना, जैसे आपने कीटोन पढ़े होंगे 10th क्लास में, आपने पढ़ा होगा RCOR, यस। क्या बोलते हैं? कीटोन। तो बस कार्बन की जगह सिलिकॉन आ गया, S डबल बॉन्ड को कार्बन की जगह सिलिकॉन आ गया।
कार्बन की जगह सिलिकॉन आ गया है, यही रीजन है इनको हम R2 वाला फार्मूला लिखते हैं और इसको सिलिकॉन सारे हो जाए तो सिलिकॉन से एस और लगा देते हैं। SI को सिलिकॉन बोला जाता है, SI सिलिकॉन, ये तो एलिमेंट है सिलिकॉन। और ये जो ये है सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स में जब भी आप इसको बनाते हो कैसे बनाओगे, आर एल्काइल एराइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ये सिलिकॉन बनाते हैं तो यूनिट लेनी पड़ती है। यूनिट क्या लेनी पड़ती है, डिपेंड करती है। सपोज एज एग्जांपल आपने लिया CH3, सिलिकॉन से रिएक्ट करवाया, CH3 SI से रिएक्शन करवाया, CH3Cl रिएक्शन करवाया और आपने बना दिया, तुरंत बनाया CH3 SI और Cl, ये यूनिट बना। एक्चुअल में ये जो यूनिट बना है आपका, इसको आप ऐसे लिखो SI Cl Cl, इधर भी CH3 इधर भी CH3। सपोज इसका हाइड्रोलिसिस करो, वाटर से रिएक्शन कराओ, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ये जहां सिलिकॉन आ गया आपका, दोनों साइड जो CH3 आ गया है, जो Cl आए हैं वो हट के दोनों जगह OH है। अब आपने इसमें OH वाला जो पार्ट लिया, ऐसे बहुत सारे मोलिक्यूल अटैच कर दो, आप पॉलीमर बन जाएगा। N मोलिक्यूल अटैच, ये क्या बन जाएगा, एक इस टाइप की O साई R2, R2 बीच में गया, फिर O, फिर ऐसे बहुत सारे यूनिट, ऐसे SiO R2O इस टाइप का R2 SO, ये वाला यूनिट बनते चले जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे यूनिट बन जाएंगे। तो अब इस टाइप को जो बहुत सारे अटैच हो जाते हैं, तो अटैच होने के लिए एटलीस्ट सिलिकॉन पर 2 OH तो चाहिए ना मेरा, सिलिकॉन पर 2 OH होगी तभी तो जहां जहां OH होगी वहीं से तो अटैच होंगे आपस में। इसको जो बनते हैं तो आप 2 टाइप के सिलिकॉन बना सकते हो। अब वो पूछेगा भाई कौन सिलिकॉन बनाएगा, एज एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूंगी, ये यूनिट मैंने दिया है R3SiCl, क्या ये पॉलीमर बनाएगा, सिलिकॉन बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो सिलिकॉन पर कितने Cl है बेटा, एक। अगर मैं हाइड्रोलिसिस भी करूंगा तो R3Si पर तो एक ही OH है, तो ये OH दूसरे मॉलिक्यूल की OH से तो अटैच हो नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन होगी तो ऐसे बन जाएगी ना, RSiR R O, फिर इधर क्या आ गया SI, फिर इधर 3R आ गया, 2 पार्टिकल इसके, 2 इसके लिए, 2 ये बन गए, तो ये बन गया और ये रुक गया, ये बट ये पॉलीमर नहीं है, नॉट पॉलीमर। इसका मतलब ये वाली यूनिट या ये वाली यूनिट नॉट फ्रॉम मतलब सिलिकॉन पर एटलीस्ट 2 या 3 Cl या OH। दूसरा एग्जांपल, सपोज मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा एग्जांपल लो R2SiCl2, ऐसा हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप कैसे यूनिट बनेंगे आपके पास, R2Si, और दोनों साइड जो सिलिकॉन सिलिकॉन है उसकी साइड क्या क्या आ जाएगा, OH। अब ऐसे बहुत सारे ले लें, n पार्टिकल ले लें तो आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे ना, ये हमारे पास R2SiO जैसी बहुत सारी यूनिट बन जाएंगी। तो ये क्या है, लीनियर पॉलीमर बनेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्यों बोल रहा है, देखो क्योंकि इसमें Si इधर R, पहला यूनिट आएगा ये सपोज, फिर देखो दूसरा यूनिट वापस ये है SiR यूनिट बनाते चले जाओ, देखो फिर दूसरा यूनिट ये है, फिर क्या आएगा तीसरा SiR, समझ गए बात है? फिर ऐसे चलता जाएगा, तो ये आपस में अटैच होते जा रहे हैं, तो ये कौन सा बन गया, लीनियर पॉलीमर। ये पर इसका मतलब लीनियर पॉलीमर पर सिलिकॉन पर एल्काइल ग्रुप के साथ साथ एटलीस्ट कितने क्लोरीन होने चाहिए, 2 क्लोरीन, तभी तो दोनों साइड चेन चलेगी ना, इस साइड और इस साइड। दोनों साइड चेन चलाने के लिए एटलीस्ट 2 Cl या 2 OH होने चाहिए। अगर आपने 2 की बजाय देखो
आपने ये फार्मूला ले लिया सपोज, आर कम करते जाओ और सीएल बढ़ाते जाओ। देखो ये बनाया एग्जांपल आपने, R3 RSiCl3। तो आपसे ये पूछा जाए कि ये बनाएगा क्या, बिल्कुल बनाएगा। ये देखो ये कैसे बनाएगा। अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास OH RSi में तीन साइड से होगी। अगर आपके पास तीन साइड से होगी तो अगर इस ऐसे n मॉलिक्यूल अटैच होगी तो RSi तो बीच में है, तो चेन तो इस तरफ भी चलती जाएगी, इस तरफ भी चलती जाएगी, है ना, और इस तरफ भी चलती जाएगी। तो ये यूनिट यहाँ आ गया सपोज, एक यूनिट इधर भी चल रहा है, इधर भी आ रहे हैं, वो SI R इधर भी चल रहा है, वो SI R SI वो इधर भी चल रहा है, RSI वो इधर भी चल रहा है। तो इसमें ब्रांच पॉलीमर, ये भी बनाएगा। ऊपर वाले में लीनियर पॉलीमर, नीचे वाले में ब्रांच पॉलीमर, ये भी सिलिकॉन है। तो ये ब्रांच पॉलीमर या सिलिकॉन है, तो ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, लेकिन ये सिलिकॉन नॉट सिलिकॉन। जो पॉलीमर होगा वही सिलिकॉन होगा, जो पॉलीमर नहीं होगा वो सिलिकॉन नहीं होगा। अगर मैं आपको कह दूं कि SiCl4 अगर ये बना दे तो ये सिलिकॉन नहीं दे, क्योंकि ठीक है ये Si पर चारों तरफ OH तो आ जाएंगी, लेकिन बेसिक यूनिट कहाँ है, बेसिक यूनिट सिलिकॉन मतलब कीटोन जैसी होनी चाहिए थी ना, उसमें तो R ग्रुप अटैच होना चाहिए था, इसलिए Si वो वाला बन जाएगा, Si22 बन जाएगा, नॉट सिलिकॉन। पॉलीमर बनेगा लेकिन सिलिकॉन्स नहीं, क्योंकि सिलिकॉन्स के लिए क्या मस्ट है, ऊपर ही लिख दिया था मैंने, कौन सा यूनिट मस्ट है सिलिकॉन के लिए, आर। R आर एक SI और एक O मस्ट है, एटलीस्ट इतना पार्ट तो होना ही चाहिए, RSi और उसकी चेन होनी चाहिए। तो इन चारों में से आपको ऐसे यूनिट लिखे हुए आएंगे, तो आपको कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सिलिकॉन। तो क्या आंसर देंगे बेटा, कौन सा प्रोड्यूस होगा सिलिकॉन करेगा, पहले वाला 2 नहीं करेगा, एक Cl वाला नहीं करेगा, तो R भी होनी चाहिए, Cl भी होनी चाहिए। तो R और एटलीस्ट दो Cl वाला करेगा, R एटलीस्ट 3 Cl वाला करेगा, लेकिन यहाँ तो R ही नहीं है, इसलिए ये सिलिकॉन प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर। सिलिकॉन ऑर्गेनोमेटेलिक है सिलिकॉन के साथ, पहले सिलिकेट्स किए थे, ये सिलिकॉन सिलिकॉन्स बस ये चार ही सिलिकॉन के बारे में कैसे ये यूजेस के बारे में थोड़ी बात करनी है। जैसे कल मैंने बताया था कि ये सर्जरी वगैरह कॉस्मेटिक वगैरह में ये यूज होते हैं काफी। और इवन आपने देखा होगा ये बिकॉज मतलब सिलिका जैसे ही इसलिए जैसे कोई वायर होती है, जैसे मेटल वगैरह की वायर होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास होती है, उसको कवर करने के लिए धागे जैसी सी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ऊपर लगाई जाती है, जिससे करंट नहीं आए। ये जो इंसुलेटर होता है वो भी ये सिलिकॉन होता है, इनर्ट है ना बहुत ज्यादा, इंसुलेटर है। इस तरह की चीजों में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा सिलिकॉन। Yes, sir. ये काम क्या क्या आएगा देखो, इसको आप यूज करेंगे तो आर जो पार्ट होता है वो नॉन पोलर पार्ट होता है इसके अंदर, तो आप इसमें प्रॉपर्टीज जो है ये यूजेस, प्रॉपर्टीज ये यूजेस जो इसकी है इम्पोर्टेंट है काफी। एक तो वाटर रिपेलेंट, रिपेलिंग है, इस चीज का बना करके बैठा जा सकता है, वाटर रिपेलिंग है। दूसरा मैंने कल आपको बताया था कि ये हाई स्टेबल है, स्ट्रेंथ है, इनर्ट है केमिकली, इनर्ट इनर्ट होता है, रिएक्शन नहीं करता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए आप इसको क्या करते हो, जो सर्जिकल या कॉस्मेटिक होता है, इसलिए केमिकल इनर्ट है, यूज्ड इन, तो आपकी सर्जरी वगैरह करते हैं तो उसमें क्या है कि इनर्ट चीज होनी चाहिए, सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक, जो भी आपके पास इक्विपमेंट होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, उनके में यूज करते हैं। इस तरह की चीजें, वाटर डिपेंडेंट है, गुड इंसुलेटर है, मतलब कुल मिला के आप इसको ये भी बोल सकते हो
गुड इंसुलेटर नट है, इंसुलेटर भी होगा, वायरिंग वगैरह के ऊपर भी इसको लगाया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल वायर अप्लायंस होती है वाटर प्रूफिंग में, वाटर रिपेलिंग है, इसलिए यूज किस में होगा ये, वाटर प्रूफिंग में यूज कर सकते हो ना, वाटर प्रूफ कोई चीज बनानी है तो वाटर प्रूफिंग में यूज होगा। और अगर ये गुड इंसुलेटर है तो किसके लिए यूज कर सकते हो फिर आप इसको, इंसुलेटर को जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है, अप्लायंस में यूज कर सकते हो। कोई ज्यादा मतलब ये लकड़ी की तरह बिहेव कर सकता है, तो कॉस्मेटिक वगैरह में यूज करते हैं, सर्जिकल कॉस्मेटिक, ये इसकी प्रॉपर्टी। एक हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं सिलिकॉन वाले, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास ये है सिलिकॉन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स कौन बनाएगा या कौन नहीं बनाएगा। क्लियर? यस और एक मैंने लास्ट में आपको बताया था कि ये कंपाउंड ट्राइसिलाइल एमीन, इसका कंपैरिजन जो किया जाता है वो ट्राई मिथाइल एमीन से कंपैरिजन किया जाता है। तो इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ट्राई मिथाइल एमीन is basic while triethylamine is not, ये बहुत कम है, लेस बेसिक और लेस बेसिक कैसे भी क्वेश्चन। या फिर हमें एग्जांपल मिला जाता है कि जो फॉर्मर है वो ऊपर फॉर्मर तो मुझे पहले लिखा है, फॉर्मर जो है इज पिरामिडल, शेप भी होगा पिरामिडल होता है, बट लेटर जो लिखा है मैंने बाद वाला जो है लेटर इज वो है ट्राइगोनल प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग बता रहा है, इसमें कहना चाहता है पिरामिडल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और प्लेनर में कह रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चनिंग जो है वो पूछता है कि इस टाइप के क्वेश्चन। एक्चुअल में इसका रीजन दोनों का ही रीजन ये है, तो मेन पॉइंट है वो हिंट क्या याद रखना है कि जो ट्राइसिलाइल एमीन है, ट्राइसिलाइल एमीन जो है कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कंटेन ई पाई बॉन्डिंग, ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है ई पाई बॉन्डिंग। इस रीजन से इसमें जो होते हैं कैरेक्टर चेंज आने लगते हैं। कैसे? सपोज आपने ट्राइमिथाइल एमीन पढ़ा, तो ट्राइमिथाइल एमीन का फार्मूला होता है C3 जब इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे आएगी जैसे अमोनिया होता है, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर आएगी, बस फर्क इतना है कि वहां हाइड्रोजन होता था या मिथाइल ग्रुप, ये यहाँ पर लोन पेयर होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास फुलफिल्ड p ऑर्बिटल है, लेकिन जो ये कार्बन होते हैं, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल होता है, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल है कार्बन, इसलिए ये लोन पेयर कार्बन को नहीं मिल पाता, ये शेप बनती है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना आएगा, 1 1 1 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया इसका, और शेप आ गई वो आपकी आ गई पिरामिडल, शेप पिरामिडल हो गया, शेप अमोनिया का जैसा हो गया शेप। और ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, तो नेचर नाइट्रोजन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाली है, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है, डोनेट जो करता है, उसको क्या बोलते हैं, लेइस के अंदर बेस बोल सकते हैं, इसमें बेसिक नहीं है। लेकिन इसी कार्बन की जगह पे सिलिकॉन आ जाए तो ये सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। कार्बन की जगह अगर हमारे पास सिलिकॉन आ जाए तो फिर बाद में नीचे कर ऊपर कर, तो
तो अगर मेरे पास कार्बन की जगह है एक सिलिकॉन एट द प्लेस ऑफ कार्बन, then we will have silicon SiH3. And now situations are changed because नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन होते हैं वो किसी एक सिलिकॉन को यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल, सिलिकॉन के पास पढ़ के आए थे ना। तो नाइट्रोजन के पास तो क्या हुआ, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है आपका, नाइट्रोजन यू कैन सी है, नाइट्रोजन के पास जो है फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल, एंड जो सिलिकॉन है S3 आगे S3 लगेगा, लेकिन में सिलिकॉन को वी आर थिंकिंग ओनली अबाउट द सिलिकॉन, देन यू कैन सी हियर सिलिकॉन कंटेन vacant d orbital. Then scenario has been changed because these nitrogen can donate its electron pair to silicon. ये सिलिकॉन देगा, इट मींस ये नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच सिंगल बॉन्ड तो नहीं रहा, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। जहां जहां सिलिकॉन है वहां सब जगह ये सिचुएशन आ जाएगी रेजोनेंस के थ्रू। Then lone pair of nitrogen is used in lone pair nitrogen is used in formation of, कौन सा बॉन्ड बन रहा है देखो, पहला ऑलवेज सिग्मा होता है, सेकंड वाला ऑलवेज पाई होता है। तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और दैट्स वाई ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है इसको बनाने के लिए इसका 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। ये वाला है 2p है, और जो इधर वाला है वो 3d है। पी और डी के बीच पाई बॉन्ड बन रहा है, दैट्स वाई इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, ई पाई। वन पेयर ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखो, अब इसकी शेप चेंज हो गई। अब यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड ही तो है, पाई बॉन्ड तो काउंट करते नहीं हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का क्या हो गया, sp2। देन सो इन वो कंपाउंड, ये जो कंपाउंड देख रहे हो, तो सारा कुछ चेंज हो गया देखो, सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल से। तो हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया वो sp2 हो गया, सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं। और जो ज्योमेट्री आ गई, जो शेप आ गई इसकी, वो आ गई 3 बॉन्ड बन रहे हैं, दैट्स वाई ट्राइगोनल प्लेनर। इसके सराउंडिंग सराउंडिंग नाइट्रोजन, उधर तो चेंज हो जाएगा, सिलिकॉन पर 3 हाइड्रोजन है, सराउंडिंग नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो नेचर ऑफ नाइट्रोजन कैसी होगी, अब नाइट्रोजन का लोन पेयर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर कैपेसिटी था वो बिकम मिनिमाइज, मिनिमाइज हो गया ना, मिनिमाइज हो गया, इसलिए ये बेसिक नेचर इसका कम हो गया, लेस। ये होता है ट्राई सिलाइलेमिन। ट्राई सिलाइलेमिन में एक डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग आ गई, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, नाइट्रोजन का फुलफिल्ड ऑर्बिटल is overlapping with the vacant d orbital of silicon, so it gives a different type of bonding which is not present in the between nitrogen and carbon in the case of trimethyl. Clear? Yes. ये आपका ट्राइसिल these are some imported compounds of P block for 14 glutamine carbon from carbon family। ये आपका देखो P कंप्लीट हो गया, S कंप्लीट हो गया, एक आपका थोड़ा इसमें रहता है हाइड्रोजन की। लास्ट वे yesterday I told you that if we have time then we will do the hydrogen also this class। तो ये कंप्लीट कर लो तो मैं हाइड्रोजन भी डिस्कस कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंट है।
गया तो डन करते जाना बेटा। डन सर। देखो अब क्या है कि हमारे पास ये सारी चीजें जो है वो ये हमारे पास ये चीजें हमारे पास हो गई। वो शेयर करता हूँ। You can take the help of NCERT along with the Kelvin module. There are lot of questions जो पॉसिबिलिटी बन सकती है उसमें। इजी भी है, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। वन थिंग मोर कि कोई ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट वाले पार्ट मैकेनिज्म नहीं है ऑर्गेनिक की तरह, फिजिकल की तरह नहीं है, कुछ ज्यादा सोचना थर्मोडायनामिक्स। एक बार गो थ्रू हो जाएगा, एक बार मैं गो थ्रू करा दूंगा, फिर एक बार आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। देन देखो ये जो हमारे पास है हाइड्रोजन, पहला ही पॉइंट हमारे पास आता है वो आप लेना, उनकी डिस्कस नहीं कर रहा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रो मतलब वाटर, जन मतलब फ्लोरीन जनरेटर होता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बोलते हैं ना। लेवोजियर ने इसका जो पहला पॉइंट आता है इसके अंदर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। बेटा पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आपने, तो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। देखो हाइड्रोजन को अगर पीरियोडिक टेबल में सोचे हम तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं। स्क्रीन क्लियर है बेटा? बस इसमें देखो हाइड्रोजन को अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सोचें तो हम 3 जगह पे रख सकते हैं। हाइड्रोजन को अब कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से देखोगे तो आप सोचोगे कि एल्कली मेटल की तरह है। कैसे? जैसे एल्कली मेटल में आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1। तो हाइड्रोजन में भी देखो आउटर मोस्ट शेल में देखोगे तो 1s इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लग रहा है कि हमें जो है वो एल्कली मेटल में रखना चाहिए। कुछ और प्रॉपर्टी भी है देखो, वो भी ये शो करती हैं। जैसे देखो ये मोनोवेलेंट बनाता है, तो एल्कली मेटल जितने भी हैं वो भी तो मोनोवेलेंट ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये 1 बॉन्ड बनाता है, इनकी वैलेंसी 1 है, तो एल्कली मेटल की भी 1 है। ये जो ऑक्साइड इसके स्टेबल है वह H2 का ऑक्साइड, ऐसे ही आपके एल्कली मेटल की भी ऑक्साइड स्टेबल है। और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्टेट में एल्कली मेटल भी। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या शो करती हैं कि हमें इसको किस ग्रुप में रखना चाहिए? फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए। बट फिर दूसरा कुछ अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो इसमें हेलोजन से काफी इसकी जो है रिजेम्बलेंस आ रही है हेलोजन के साथ। देखो हेलोजन कैसे होता है, जैसे हेलोजन जितने भी होते हैं वो डाइएटॉमिक स्पीसीज की फॉर्म में मिलते हैं नेचर में, भी डाइएटॉमिक मिल रहा है। वो एनाइन बनाते हैं, फ्लोराइड क्लोराइड, तो देखा है हमने कि हाइड्राइड भी बनता है ना। और हाइड्राइड इवन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम जैसा, और हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बनाता है जैसे हेलोजन बनाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का बनाना है तो हेलोजन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। जैसे फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है। तो हाइड्रोजन को भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेना होता है। और जो है इसकी जो अगर हम एनर्जी देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी भी देखें, तो इसकी हेलोजन से मैच करती है, उसके आसपास आती है। ये सारी चीजें क्या शो करती है कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच कर रहा है, ये इसको किस ग्रुप में रखना चाहिए? 17 ग्रुप में रखना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टी ये शो करती है कि इसको फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए एल्कली मेटल के साथ, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसे शो करती है कि इसको ग्रुप 7 के साथ रखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और इवन इवन कुछ साइंटिस्ट का ये भी है बेटा कि इसको इसमें प्लेस ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल पॉसिबल प्लेस ऑफ हाइड्रोजन है। कुछ तो बोलते हैं इसको फर्स्ट ग्रुप में रखो, कुछ बोलते हैं इसको
17th ग्रुप में रखो। इवन कुछ तो ये बोलते हैं कि इसको 14th ग्रुप में भी रख सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो 14th ग्रुप मतलब कार्बन फैमिली के साथ रख सकते हो, कार्बन फैमिली। और इसका क्या लॉजिक दिया जाता है, देखो कार्बन फैमिली के साथ क्यों, वो कहते हैं जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2। तो इसकी टोटल कैपेसिटी देखो आउटर मोस्ट शेल की, पार्ट देखा है ना, आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन सेकंड है तो कितने आ सकते थे, 4। वो 8 आ सकते थे, टोटल हैं 4, क्योंकि एस में 2 और पी में 6 आ सकते थे। 8 में से कितने भरे हुए हैं 4, तो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया फुलफिल्ड या आउटर मोस्ट, 50% फील्ड है ना, क्योंकि उनको भी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस देख रहे थे, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखो। अब हाइड्रोजन को जरा देखो, हाइड्रोजन का 1s1 होता है और इसकी परसेंटेज कैपेसिटी, हाइड्रोजन की टोटल पावर कितनी होती है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, 2। और मतलब क्या क्या डायमेंशन से सोचने के, देखो आप 1 into 100 तो ये भी कितना हो गया, तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल 50% फील्ड है, इसका भी आउटर मोस्ट शेल 50% फील्ड है। दूसरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन की एफिनिटी बहुत हाई है। देखो कितने मॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अटैच है। कार्बन अकेला थोड़ी मिलता है हाइड्रोकार्बन में, क्या पढ़ते हो आप, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, कभी कार्बन नहीं बोलते। इसकी हाई एफिनिटी है, कार्बन के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। नेचर के अंदर कार्बन के साथ लॉट ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल है, तो इस हिसाब से तो उसको कार्बन के साथ रखना चाहिए, 14 ग्रुप में रखना चाहिए। दैट्स वाई क्या बोला जाता है कि इट मीन्स हम कोई एक पोजीशन दे ही नहीं सकते जब इतनी ज्यादा एम्बिग्यूटी है। दैट्स वाई इसको वॉन्डरिंग एलिमेंट बोलते हैं, और इसको क्या प्लेस करना चाहिए, एक यूनिक पोजीशन होती है, इसको इसी वॉन्डरिंग बोल दो, या तो ओवरऑल क्या बोलोगे, यूनिक पोजीशन। हाइड्रोजन का एक यूनिक पोजीशन है, वो हमने आज तक पीरियोडिक टेबल में उसको दिया ही नहीं है, हमने वैसे ही रखा हुआ है। और दैट्स वाई एक जगह पे नहीं रख सकते, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इधर उधर घूमने वाला वॉन्डरिंग एलिमेंट, आवारा है, आवारा एलिमेंट बोलते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होता, वॉन्डरिंग एलिमेंट। बताओ बेटा हाइड्रोजन को किस किस ग्रुप में प्लेस किया जा सकता है, प्रोबेबल प्लेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या आंसर दोगे आप, 1, 17, 14। फर्स्ट 14 एंड 17 हो सकते हैं, फर्स्ट 14 एंड 17। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है नेचर के अंदर, जो नेचर में हमें मिल रहा है वो नेचर के अंदर हमें मिलता है डाई हाइड्रोजन फॉर्म में, H2 गैस फॉर्म में। और इसके आइसोटॉप्स भी होते हैं, जैसे प्रोटियम डिटीरियम, काफी जगह पढ़ा होगा, ट्रीटियम, प्रोटियम डिटीरियम ट्रीटियम। तो जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इज ओनली एब्सेंट इन, हाइड्रोजन मत बोला करो बेटा, बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपको इंजीनियरिंग के लिए। न्यूट्रॉन इज ओनली एब्सेंट इन प्रोटियम। प्रोटियम, प्रोटियम। बाकी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में तो प्रेजेंट है। तो न्यूट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स में प्रेजेंट है, सिर्फ एक आइसोटॉप्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जनरली जब भी आप आइसोटॉप्स इसके लोगे तो इसका जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल मिलेंगे H2 के, D2 के, T2 के, वो भी वैसे ही मिलेंगे। ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी दोनों नॉन रेडियो एक्टिव है, ये ट्रीटियम जो होता है इसका वो रेडियो एक्टिव है। मेन तो आपको प्रोटीन फॉर्म में मिलता है। तो इसमें क्या है कि आप हमेशा याद रखना कि मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से ट्रीटियम की तरफ जाओगे, मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा क्योंकि न्यूट्रॉन बढ़ गए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, हमेशा ध्यान रखना। मैं जैसे बोल रहा हूँ आपकी मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज होगी, हीट ऑफ फ्यूजन इंक्रीज हो रही है ना, बॉन्ड एनर्जी, हीट ऑफ वेपोराइशन, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है। मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम की तरफ जाओगे तो इनकी इंक्रीज होती है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे आईपी जो है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो सेम रहता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वो अप्रोक्स सेम है, आईपी वैल्यू जो है वो अप्रोक्स सेम रहती है इसमें हाइड्रोजन ड्यूटेरियम
और ट्रीटमेंट। तो बाकी एनर्जी जितनी भी देखोगे तो मैक्सिमम आपकी इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो वो हाइड्रोजन अवेलेबल किस किस फॉर्म के अंदर है, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो आप देखते हो। तो हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन तो बनाई जा सकती है, अवेलेबल नहीं है बेटा। एटॉमिक हाइड्रोजन तो काफी अनस्टेबल होगी ना एटॉमिक हाइड्रोजन, क्योंकि जब आप डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे तब बनेगी डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन से। तो जब डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो है ही नहीं, स्टेबल ही नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए काफी अनस्टेबल है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। जैसे ही बनेगा फिर वापस अटैच हो जाएगा, अटैच होगा जैसे ही एच और एच अटैच होंगे तो वापस H2 होगा, तो एक्सप्लोजन होगा, धमाका होगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है तो H2 से H बनाने में तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन एच एच आपस में अटैच होंगे तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क मेंटेन बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है उसमें, और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस पास थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क जैसे ही जाते हैं तो दीज एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेट डिसोसिएटेड इनटू एटम। जैसे एटम में डिसोसिएशन होंगे तो बहुत सारी एनर्जी होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। तो ये तो अनस्टेबल है एटॉमिक हाइड्रोजन। एक होता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब होता है लैब में ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑन द सीटू, सीटू मतलब ऑन द प्लेस, बर्थ होना हाइड्रोजन, बर्थ होते ही वो फिर वो भी रिएक्टिव है, वो भी दूसरे के साथ रिएक्ट होने की। जो नेसेंट हाइड्रोजन है इसको आप किसी चीज को रिड्यूस रिड्यूस करने में यूज करते हो, किसी रिडक्शन करने में यूज करते हो। ये जो आपकी हाइड्रोजन है, जब हम इसका एग्जांपल है जैसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ये तो इलेक्ट्रिक आर्क में प्रोड्यूस करोगे। अगर आप ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को लैब के अंदर एसिडिक KMnO4 में पास कर दो तो कुछ नहीं होगा पहले, लेकिन अगर आपने जिंक पीस रख करके एडिशन कर दिया, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन राइज सॉल्यूशन एंड कलर इज चेंज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ KMnO4 बाय नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन जो है वो आपकी ये KMnO4 नो रिएक्शन, लेकिन जिंक ले लिया आपने, इसका मतलब जिंक जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके और नेसेंट हाइड्रोजन देता है, ये बहुत रिएक्टिव होती है, ये आपके KMnO4 को रिड्यूस कर देगी MnSO4। तो हाइड्रोजन एक नेसेंट होती है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन लैब में बनाई जाती है, एक एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, ये भी लेबोरेटरी में रखा है, लेकिन ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक आर्क में बहुत हाई एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट होता है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। थर्ड आप देखते हो जो हमारी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हाइड्रोजन होती है, जो हम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन होती है H2। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है आपका। जो ये H2 आप देखते हो जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है H2 आपका डाई हाइड्रोजन टाइप्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, जो आप डाई हाइड्रोजन देखते हो ये दो टाइप की होती है, ऑर्थो एंड पैरा, और इस हाइड्रोजन को आपस में बोलते हैं न्यूक्लियर आइसोमर। न्यूक्लियर आइसोमर एक्चुअली क्या होते हैं कि कोई भी अगर H2 मॉलिक्यूल होगा तो उसमें एटम कितने होंगे बेटा, H2 मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होंगे ना, उन दोनों एटम होंगे तो दोनों एटम के न्यूक्लियस भी होंगे दोनों के, और वो जो न्यूक्लियस अगर होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नहीं, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, we are talking about the nucleus. If molecule of hydrogen will spin off both of the nuclei in same direction, देखो ये भी इधर से इधर जा रहा है, ये भी इधर से इधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा न्यूक्लियस भी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं। और अगर स्पिन ऑफ बोथ न्यूक्लियाई, अगेन पॉइंट ध्यान देना है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन तो उसको बोलते हैं पैरा। जैसे एक सपोज इधर न्यूक्लियाई आ रहा है दूसरा इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो अपोजिट ही होगा, वो तो दोनों में इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट ही होंगे। हम यहाँ पर न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के दोनों न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो ऑर्थो
और अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं तो पैरा। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि कौन सा ज्यादा होगा। जैसे अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, अगर आप देखो एट रूम टेम्परेचर पर जो ऑर्थो हाइड्रोजन है और जो पैरा हाइड्रोजन वो हमारा 3:1 रेशियो, मतलब ये 75%, पैरा हाइड्रोजन 25। अब आप टेम्परेचर अब कितना ही बढ़ा दो, रेशियो यही रहना 75, लेकिन टेम्परेचर कम करोगे ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस रूम से, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ पैरा विल बी इंक्रीज। अगर एज्यूम किया जाता है अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो जाए तो आपकी 100% पैरा फॉर्म आ जाएगी, पैरा हाइड्रोजन आ जाएगी। जैसे सपोज डिफरेंट टाइप के प्लेनेट हैं, हमारे हमारे अर्थ को छोड़ दें, डिफरेंट टाइप के प्लेनेट हैं, कई प्लेनेट बहुत ठंडे हैं। अगर उन ठंडे प्लेनेट में हम चले जाएं तो हाइड्रोजन का जो फॉर्म मिलेगा वो पैरा में ज्यादा मिलेगा। हमारे यहाँ पैरा 25 ही है, अगर आप ठंडे की तरफ चलते जाओगे 25 डिग्री सेल्सियस से कम चलते जाओगे तो आपको पैरा फॉर्म इंक्रीज होने लगेगा। और एज्यूम किया जाता है कि if temperature is 0 Kelvin then it means all hydrogen is present as पैरा फॉर्म, 100% पैरा हो जाएगा। बट अगर 25 से ऊपर चले टेम्परेचर पर तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम रेशियो यही रहेगा 75 और 25 रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम टेम्परेचर और आगे बढ़ा दें 25 से ऊपर कर दें तो आपका ऑर्थो फॉर्म जो है ज्यादा बनने लग जाए। ऑर्थो 100% नहीं हो सकता, पैरा 100% आपको मिल सकता है। सर हम्म, सर जो ऑर्थो और पैरा स्पिन है, ये सर क्वांटम मैकेनिक्स वाला स्पिन है या फिर कोई फिजिकल स्पिन है? जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हो, तो इलेक्ट्रॉन को जो मूव कराते हो तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। -12 और +12। हाँ सेम, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन का ना लेकर के हम किसका यूज करेंगे, प्रोटॉन का। प्रोटॉन भी तो चार्ज है ना, तो दोनों एटम के प्रोटॉन अगर आप स्पिन सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसको भी +12 -12 ही बोलोगे, बट सिर्फ इसको किसके लिए बोलोगे, न्यूक्लियस के लिए, बट इट मींस प्रोटॉन के लिए बोलोगे। क्लियर? सर इसमें तो स्पिन शायद 2/3 और -2/3 होता है ना? इसमें वो तो अलग अलग दूसरे डिफरेंट पार्टिकल न्यूक्लियर वाले लोग कंसिडर करो ना। अभी तो सिर्फ न्यूट्रॉन तो लोग ही नहीं कंसिडर करोगे, नहीं न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। और हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन होता है ना। यस सर। प्रोटीन, इसका हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोमर लोगे, अब वो अलग अलग न्यूक्लियस लोगे तब ये स्पिन जो है फिर मल्टीप्लाई करते जाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से, 3 है तो 3 से, लेकिन हाइड्रोजन का जो प्रोटियम लेंगे उसमें तो 1 ही है ना। एक प्रोटॉन का स्पिन हाफ लेना है, प्लस हाफ क्लॉकवाइज, माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस क्लॉकवाइज, एंड लाइक इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन जैसा सेम प्रोटॉन है। क्लियर? यस सर। देखो अगर रूम टेम्परेचर पर देखें, ये वाला पॉइंट, रूम टेम्परेचर पर जो रेशियो मिलता है ऑर्थोपेरा का वो 3:1 मिलता है। अगर हम इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर भी कर दें तब भी रेशियो यही रहेगा, जैसे मैंने अभी बताया, कैन नेवर बी मोर देन 3:1, क्योंकि इंपोर्टेंट है तो हर एक एस्पेक्ट देख लो इसका। लेकिन इट हैज बीन पॉसिबल टू गेट प्योर पैरा हाइड्रोजन, 100% पैरा हाइड्रोजन बाय कूलिंग ऑर्डिनरी हाइड्रोजन टू वेरी लो टेम्परेचर। 0 केल्विन के पास अगर क्लोज ले जाओ 20 केल्विन पर जो है तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन कंटेनिंग मोर देन 70% ऑफ हाइड्रोजन आपको प्योर ऑर्थो कभी नहीं मिल सकता, प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं होगा, प्योर पैरा मिल सकता है टेम्परेचर डाउन करने से। क्लियर? एक बात हो, अगर आप लिक्विफिकेशन ऑफ एयर करते हो, टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, जो रेशियो ऑफ ऑर्थो और पैरा है वो 1:1 मिल सकता है। अगर आप लिक्विफिकेशन एयर की लिक्विफिकेशन करके बनाओगे तो 1:1 मिल सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्थो और पैरा। अगर आपका D2 फॉर्म है, जैसे ऑर्थो ड्यूटेरियम भी हो सकता है D2 और पैरा D2 भी हो सकता है, इनका रेशियो चेंज है रूम टेम्परेचर पर, ये 3:2 फॉर्म में, तो ये 67%, ये 33%, ये 3, ये कितना था हमारे पास, ये इसका रेशियो था
3:1, इनका रेशियो होगा 3:2, ड्यूटेरियम का D2O। तो डाई हाइड्रोजन जो है उसी तरह से डाई ड्यूटेरियम भी हो सकता है। ऑर्थो क्लियर? ऑर्थो पैरा मतलब Yes. हाइड्रोजन जो नेचर में एग्जिस्ट है वो दो फॉर्म में है, डाई हाइड्रोजन है H2 है, वो ऑर्थो में भी है और पैरा फॉर्म के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं कि भाई प्रिपरेशन वगैरह है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, तो ये आप देख लेना अपने आप। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है, कैल्शियम से वाटर का रिएक्शन करके बनाओगे, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो ये सारा वर्क रीडिंग कर लेना, वहीं से हो जाएंगे। ये वाले पॉइंट थोड़े और ध्यान देना चाहिए। लैब में कैसे बनाते हो आप, लैब में हम कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन, ये भी बात कर रहे हैं। लेबोरेटरी में जो है ग्रेनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट H2 बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने प्योर जिंक जो नहीं है, प्योर जिंक यूज किया आपने, फिर नहीं बनेगा। प्योर जिंक इज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। रेट ऑफ रिएक्शन प्योर जिंक इज क्वाइट स्लो। प्योर इसलिए हमें क्या करते हैं, ग्रेनुलेटेड जो फॉर्म के अंदर लेते हैं। और दूसरा डाइल्यूट H2SO4 भी मस्ट है। अगर आपने कंसंट्रेट ले लिया, कंसंट्रेट H2SO4 है, देन फिर SO2 गैस इवॉल्व होने लग जाएगी, H2 की बजाय SO2 गैस बनने लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेबोरेटरी में। ये तो चलो हम करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कि जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4। बट ये इंफॉर्मेशन आपने ध्यान रखनी है, ज्यादातर इंफॉर्मेटिव ही है ये चैप्टर। तो इसमें जो प्योर जिंक है, कुछ कैलकुलेशन है लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। प्योर जिंक यूज नहीं कर सकते, इसलिए ग्रेनुलेटेड जिंक यूज करना होता है, और डाइल्यूट H2SO4 यूज करना होता है, कंसंट्रेट यूज नहीं कर सकते। अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया तो H2 नहीं बनेगी, उसकी बजाय SO2 गैस। क्लियर? लेबोरेटरी वाले मेथड। और अगर आपको बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन चाहिए, प्योर हाइड्रोजन के लिए आपको बनाना है, प्रिपरेशन करना है प्योर हाइड्रोजन। प्योर हाइड्रोजन करने के लिए आपको ये सबसे बेस्ट है, हाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी 99.95 से भी ज्यादा है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का निकेल इलेक्ट्रोड की, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं, निकेल इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में आप इलेक्ट्रोलाइसिस करें। एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, उस बेरियम हाइड्रोक्साइड निकेल के साथ आपने रिएक्शन करना है। अगर आपको कमर्शियली बनाना है तो फिर कुछ नेम प्रोसेस है, वो यूज करेंगे आप, जैसे बोस प्रोसेस है, लेन प्रोसेस है, बोस प्रोसेस, लेन प्रोसेस, ये यूज करेंगे आप। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर क्लियर कर लेना, लेन प्रोसेस और बोस प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। जो हमारा पहले वाला बोस प्रोसेस है कमर्शियल, जो हमारे पास बोस प्रोसेस है, इस मेथड में वाटर गैस हम यूज करते हैं, COH2 वाटर गैस, CH2 मिक्स करते हैं और स्टीम के साथ, स्टीम के साथ कैटलिस्ट की CO2 और H2 बनती है। फिर CO2 को बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि ये एसिडिक है, तो बेस डाल के इसको बाहर कर देना CO2 को, तो रिएक्शन आगे चलती है। लेन प्रोसेस में भी रिएक्शन इसी टाइप का होता है, लेकिन उसमें पहले हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर स्टीम पास, यहाँ पर वाटर गैस के साथ लेन प्रोसेस में ये डिफरेंस है कि जो आपकी आयरन है, उस आयरन के साथ स्टीम पास, तो Fe3O4 आगे रिएक्ट करता है। तो यहाँ हम आयरन और स्टीम यूज करते हैं लेन प्रोसेस में, ऊपर वाले में C और CO+H2 वाटर गैस। ये मेथड भी कभी कभार पूछा गया है, देखो जो यूएनओ नेम है तो याद रखना है। इट इज जो मिलिट्री पर्पज होता है, जहाँ हमें रैपिड हाइड्रोजन चाहिए होती है, जल्दी जल्दी हाइड्रोजन का जनरेशन करना होता है, ये हाइड्रोजन बॉम्बार्डिंग में बहुत काम आता है, में काम आता है। मिलिट्री पर्पज के लिए इस मेथड यूज करते हैं, वो यूएनओ मेथड होता है। उसमें एल्यूमिनियम को यूएस से रिएक्ट करवाते हैं, ये भी मेथड, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी है, याद करनी है, करते रहना इसको याद। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो उस पर एम्फेसाइज कर दूंगा मैं आपको।
फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट, छोटा एलिमेंट तो है, लाइटेस्ट गैस है, कलर नहीं होता, ऑर्डर नहीं होती, टेस्ट नहीं होता, वाटर में सोल्यूबल नहीं है और इनफ्लेमेबल है। और अब इसका क्या होता है, इसकी देखो बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं बिकॉज इनके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता, लेस इनकी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन को वो ठंडक पैदा करने में लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक फ्लूइड की फॉर्म में यूज करते हैं। एच बॉन्ड लेंथ जो है, एच बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसकी। एच बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर, मतलब 0.74 एंगस्ट्रॉम है, 0.74 एंगस्ट्रॉम लेंथ है बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड एनर्जी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेना। बॉन्ड एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल, 436, बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी का निकलता है। ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव। हमारे पास करते रहते हो कई रिएक्शन, यूज ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएगा, बैरियम वगैरह एयरशिप में करते हैं। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम या ट्रिटियम भरोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएंगे, इसलिए आप आइसोटोपिक हैवी होगा तो कम चलेगा। फिर आते हैं इनके कंपाउंड। कंपाउंड देखो, सबसे पहले हमने कंपाउंड्स लिए हाइड्राइड्स, इंपोर्टेंट होते हैं हाइड्रोजन वाले हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मतलब दो ही हैं, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, कोई एक और टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, कोई इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो उसको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। हाइड्रोजन फॉर्म बाइनरी हैलाइड। तो इसमें से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन जनरली हर किसी के साथ बाइनरी कंपाउंड होता है, एक्सेप्ट प्रैक्टिकली ये चीज नहीं मिली है, जो मेटल ऑफ ग्रुप 7, 8, 9 है, 7, 8, 9 ग्रुप वाले हैं, उनके हाइड्राइड नहीं मिलते, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। पीरियोडिक टेबल में हर किसी के साथ हाइड्राइड बन रहे हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में बीच में एक ऐसा एरिया आ रहा है, 7th, 8th और 9th ग्रुप आ रहा है, जिसके साथ ये हाइड्राइड नहीं बनाता। दैट्स वाई इसको कंसिडर करते हैं हाइड्राइड गैप, पीरियोडिक टेबल में इसको हाइड्राइड गैप बोलते हैं। तो आप अगर पीरियोडिक टेबल का आइडिया रखते हो, पीरियोडिक टेबल ऐसे है आपकी, और इस पीरियोडिक टेबल में आप सारे के सारे जो आपके हैं, ये वाले फर्स्ट वाले एस ब्लॉक है, इधर वाले आपके पी ब्लॉक है, इधर वाले आपके डी ब्लॉक है, तो इसमें से जो एस ब्लॉक वाले होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे हमेशा, आयनिक हाइड्राइड, एक्सेप्ट वो याद रखने हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी सब आयनिक, बेरिलियम मैग्नीशियम पी वालों के साथ चला जाए, बेरिलियम मैग्नीशियम पी ब्लॉक, ये सब जो है आपकी कोवलेंट हाइड्राइड बनेंगे। और ये जो डी ब्लॉक वाले हैं ये मेटालिक हाइड्राइड बनेंगे। अब जो कोवलेंट वाले हैं, कोवलेंट वालों में देखोगे 13 ग्रुप, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ये भी 13 ग्रुप में जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा हाइड्राइड। 14th ग्रुप वाले जो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, पूरा पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। बाकी जो है 15, 16, 17, 18 तो बनाएगा ही नहीं, तो जैसे उसमें उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड ऑक्टेट के बेस पर बोलते हैं। कोवलेंट हाइड्राइड है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है कंप्लीट, ऑक्टेट के बाद तो इलेक्ट्रॉन रिच, और सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज।
और अगर ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऐसा कोवलेंट हाइड्राइड एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाइड्राइड आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरी, ये सेलाइन या आयनिक हाइड्राइड, मोस्ट ऑफ एस लोग इसी में जाएंगे हाइड्राइड में। तो इनमें वही सारी प्रॉपर्टी होती है जो आयनिक कंपाउंड में होती है, लेकिन H2 इसका एक्सेप्शन है, कोवलेंट है और पॉलीमरिक स्ट्रक्चर ये प्रॉपर्टी वाले यूज करेंगे। दूसरी बात ये लोग वाले हैं बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के कोवलेंट, प्रॉपर्टी भी सारी वैसी। मेटल वालों को इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं बिकॉज उनका फार्मूला फिक्स नहीं होता, मेटेलिक या इंटरस्टिशियल। होता क्या है कि जैसे मेटल अपना लेटेस्ट बना दिया, मतलब मेटल के जैसे आयरन वगैरह, आयरन फिर आता नहीं है, जैसे जर्मेनियम वगैरह है तो उन्होंने अपनी जगह पोजीशन ले ली, और उनके बीच में जो खाली जगह होगी वहां पर ये हाइड्रोजन आगे फिक्स हो जाएगी बीच में, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। इंटर मतलब बीच में, स्टिशियल होगा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी मेटल जैसी होती है, जैसे गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इवन सॉलिड स्टेट में भी ये जैसा मेटल करती है तो वैसा ये बेस्ट कंडक्टर भी होती है। और तीसरा है मोलिकुलर। मोलिकुलर मतलब जो भी हमने कोवलेंट हाइड्राइड किए थे, कोवलेंट हाइड्राइड में भी देखो एक इलेक्ट्रॉन रिच मोलिकुलर हाइड्राइड जो ऑक्सीजन फैमिली वाले हैं या नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाले, मतलब आपका 15 16 17 ग्रुप वाले, उसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी है देने के लिए। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज 14 ग्रुप वाले ऑक्टेट कंप्लीट, जैसे CH4 है कंप्लीट। और जो 13 ग्रुप वाले हैं उसमें अभी क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, बोन वगैरह वाले, तो इनको इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, हाइड्राइड को ध्यान रखना है। एक चीज को ध्यान रखनी है, वैसे तो हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल वगैरह में भी करते हैं, हाइड्राइड और पी ब्लॉक हाइड्राइड जो है, स्पेशल बात है पी ब्लॉक वाला, दूसरों की नहीं। पी ब्लॉक जो हाइड्राइड है उनका आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम आओगे तब भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, दोनों ही साइड में आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, हाइड्राइड दोनों ही साइड। और जो उनका एसिडिक कैरेक्टर होता है उनके कंजुगेट का भी वही ऑर्डर होगा एसिडिक कैरेक्टर। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का हाइड्राइड CH4 हो गया, कार्बन नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2 हो गया, क्लोरीन का हाइड्राइड HF हो गया। तो इधर से इधर जा रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, जो इनका कैरेक्टर होगा ना सेम इनके कंजुगेट का, कंजुगेट मतलब जिसमें एक हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, उसका भी वही ऑर्डर होगा, दोनों का बिल्कुल सेम ऑर्डर होगा। वो पूछा जाता है, ये डायरेक्ट ये नहीं पूछे जाते, ये पूछे जाते हैं, जो इनका ऑर्डर आएगा वही करो। मान लो मैं इन चारों में पूछूं सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा बेटा, तो बेसिक सबसे ज्यादा कौन बताओगे, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और CH3 नेगेटिव में मोस्ट बेसिक कौन से वाला दोगे, मोस्ट बेसिक? ये क्वेश्चन लिख दिया इसमें मैंने बेटा पूछ लिया, मोस्ट बेसिक कौन सा है चारों में, क्या आंसर दोगे, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? सर CH3 नेगेटिव। नेगेटिव होगा, यही तो क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने जो बोला कि जो इनके हाइड्राइडों का ऑर्डर होगा वही उनके कंजुगेट, कंजुगेट मतलब एक हाइड्रोजन का फर्क होगा, मतलब नेगेटिव स्पीसीज वाले तो उनका भी यही ऑर्डर होगा। और लेफ्ट टू राइट जाओ, लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है वो कार्बन से, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इधर जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और पीछे की साइड जाओगे तो कौन सा बढ़ेगा, बेसिक हो जाएगा। ऐसे HF हो, HCl हो, HBr हो, HI, इनमें आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा तो क्या आंसर दोगे, HF, HCl, HBr, HI सबसे ज्यादा एसिडिक, तो ऊपर से नीचे भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HF, HCl, HBr, HI में, तो आंसर दोगे HI। और जो HF, HCl का होगा वही इसकी कंजुगेट का भी वही होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, क्या आंसर दोगे, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव। और FCl, BRI में बेसिक सबसे ज्यादा पूछेगा तो क्या आंसर दोगे, L नेगेटिव। F नेगेटिव। ऐसे H2O और H2S पूछेगा ज्यादा एसिडिक कौन है,
H2O और H2S में ज्यादा एसिडिक कौन बताओगे बेटा? नीचे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बोल बोल के पढ़ते बोलते भी नहीं। H2O से H2S में जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं, कंपटीशन के हैं। H2S ज्यादा एसिडिक है, तो अगर मैं पूछूं कि OH नेगेटिव और HS नेगेटिव में ज्यादा बेसिक कौन है? सर OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि O वाला पार्ट जहां होता है और सल्फर वाला होता है, जहां O वाला होता है वो गुड या मोर बेसिक होता है, सल्फर जहां होता है वो लेस बेसिक होता है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका अपोजिट होती है, जहाँ सल्फर होगा वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। लेकिन किया नहीं होगा ऑर्गेनिक, तो एक बार यही मोर बेसिक लेस बेसिक, ऑक्सीजन मोर बेसिक होता है सल्फर से। यहाँ भी आएगा, तो हाइड्राइड जो होते हैं आपके कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन लिया हुआ है, सिलेक्ट द आयनिक हाइड्राइड। सिलेक्ट द आयनिक हाइड्राइड, क्या आयनिक हाइड्राइड होगा? देखो बेटा, सिलेक्ट द आयनिक हाइड्राइड, पहले ये सोचो आयनिक हाइड्राइड होंगे कौन से वाले? ऑप्शन ए। मतलब आयनिक हाइड्राइड कौन से होंगे? हमने पढ़ा था एस ब्लॉक वाले, लेकिन कौन से छोड़ करके एस ब्लॉक में? वो चीजें छोड़ के थे ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो वो तो है ही नहीं, तो सीधा ही पड़ा है। देखो एल्कली मेटल है, बेरिलियम और मैग्नीशियम तो है ही नहीं। दूसरा रिएक्शन देखो आपको, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दिया गया आपको, H नेगेटिव H2O से रिएक्ट कर रहा है, OH नेगेटिव बना रहा है, H मतलब ये रिएक्शन दिया हुआ है, और इसमें आपको सही करेक्ट सिलेक्ट करना है। कौन सा करेक्ट होगा? देखो H नेगेटिव H2O, OH नेगेटिव बना रहा है, तो क्या करेक्ट होगा? बहुत अच्छे क्वेश्चन से देखो, प्रॉब्लम क्या आंसर दे सकते हो इसमें? ऑप्शन बी। बी कह रहे हैं। यहाँ पर है क्या कि H नेगेटिव है और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वाटर में OH नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है। अगर मैं ये रिएक्शन देखूं तो ये बन रहा है H2 और OH नेगेटिव। इसका मतलब वाटर जो यहाँ पर है वो प्रोटॉन डोनर है बेटा, प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनर है, और H नेगेटिव यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, H पॉजिटिव ले रहा है। तो जो एक थ्योरी थी ब्रोंस्टेड की, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, लेइस ने तो लोन पेयर से बात की थी, लेइस तो हो नहीं सकता, तो लेइस वाले पार्ट तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बच गया लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनर होता है वो ब्रोंस्टेड एसिड होता है, तो ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं बेटा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो ब्रोंस्टेड बेस। बेस। हमसे पूछ क्या रहा है? वो कहता है यहाँ पर H नेगेटिव क्या चीज है? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, नो, लोरी ब्रोंस्टेड बेस होगा, ब्रोंस्टेड बेस आंसर देंगे। देखो एनर्जेटिक स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड, BeS2 MgS2 कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम, ज्यादा स्टेबल कौन होंगे? आयनिक के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं ना, तो जितना ज्यादा आयनिक होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें यहाँ से भी आप देख सकते हैं आयनिक कोवलेंट इनमें बॉन्डिंग के हिसाब से देखिए, आयनिक हाइड्राइड saline या ionic hydride. So most of S block metal hydride this type, they are non-metal, non-conducting, crystalline solid. लिथियम देखो, सोडियम से ज्यादा, पोटेशियम से ज्यादा, रुबिडियम से ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नहीं, ये तो रिड्यूसिंग पावर है,
कनेक्टिंग टू स्टेबिलिटी, इसमें नीचे को दिया होगा यहाँ ये रखा आपको मेटल वाला, यहाँ लाइन जितना ज्यादा होगा उतने वो स्टेबल हाइड्रेट होगा। नहीं उल्टा बोल दिया ना, हमें क्या निकालना था, स्टेबिलिटी निकालनी है क्या, स्टेबिलिटी निकालना है, स्टेबिलिटी निकालना है, वो तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इस बॉन्ड लेंथ कितना है। अब बॉन्ड लेंथ जैसे बेरियम में तो बहुत बड़े साइज का हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन बहुत छोटा है तो ये लेंथ बहुत बड़ी है, जितना आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता जाएगा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। BeH सबसे बड़े साइज का है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, फिर सबसे कम आएगा, और जो सबसे छोटे वाला ये तो इवन पॉलीमरिक हो जाता है, BeH2 और MgH2 ये आपके पॉलीमर की फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, तो पॉलीमरिक ज्यादा होते हैं। ये है ना, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोजन इज कोवलेंट बॉन्डेड, कोवलेंट बॉन्डेड किसके अंदर होगा, देखो बेरियम एल्कली मेटल है, ये तो नहीं हो सकता, कैल्शियम नहीं हो सकता, सोडियम नहीं हो सकता, ई ब्लॉक वाला होगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड इंटरस्टिशियल बोलते हैं उसको, बिल्कुल नॉन स्टोकियोमेट्रिक फार्मूला फिक्स नहीं होता है, ऑल ऑफ दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मूला फिक्स नहीं है इनका, तो जर्कोनियम में कुछ भी हो सकता है, कोई हाइड्रोजन के रेशियो को फिक्स नहीं है, तो बीच में आ रहा है, इंटरस्टिशियल में आ रहा है, तो इंटरस्टिशियल के अंदर तो कोई फिक्स नहीं है कि कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हाइड्राइड, हाइड्रोजन के ये बेटा हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन देखो इंपोर्टेंट चीजें क्या है इसमें, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का टाइप्स और प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रिपरेशन मेथड लैब वाले, एक्स्ट्रा प्योर हाइड्रोजन किससे बनाओगे, बोस और लैब में क्या फर्क है ये बनाओ। फिर आपका जो आएगा इसमें इनके कंपाउंड्स, जैसे हाइड्राइड तो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हाइड्राइड डिफरेंट टाइप के, उनके नाम, आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक, और उनके अंदर जो है डिफरेंसेस वो करना। फिर उसके दूसरे कंपाउंड दो और इम्पोर्टेंट है, एक H2O वाटर वाला है, यू नो, एक H2O में क्या है, H2O कुछ नहीं है, यहाँ पर हार्डनेस आपने शायद पढ़ा हो मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर के अंदर, बेसिक कंसेप्ट में, हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक हार्डनेस ऑफ वाटर के साथ साथ एक H2O2 कंपाउंड होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वैसे तो हम उसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ भी उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो हम let's see next। अब क्लास कितने बजे तक थी आज, 6 बजे तक थी, 6:30 तक, ये सर 6 बजे तक थी। 6 तक, 6:30 तक, कोई बात नहीं, इसका आप पढ़ लेंगे, रीडिंग लगा लेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट